ट्रांसफर के दिन मैंने हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन ड्रैगन टेमर अवेक किया, लेकिन प्रिंसिपल ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि यह सबसे बेकार प्रोफेशन है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ड्रैगन रेस की पॉपुलेशन न केवल बहुत कम है बल्कि वो इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल क्रिएचर्स भी हैं। जो कोई भी इंसानों में से उनके पास जाने की कोशिश करता है वो आखिर में जाइंट ड्रैगन की लपटों में गायब हो जाता है। हालांकि कोई भी ये नहीं जानता कि ट्रेजर मैप सिस्टम होने की वजह से मैं एक एक्सेप्शन बनने के लिए डेस्टिन्ड हूँ। असल में ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ गेम और रियलिटी आपस में मर्ज हो चुके हैं। हर कोई मॉन्स्टर्स का शिकार करके रिच रिसोर्सेज हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले एक कॉम्बैट प्रोफेशन अवेक करना जरूरी है। और जो लोग लाइफ प्रोफेशन वाले बन जाते हैं वो सोसाइटी के सबसे निचले लेवल पर आ जाते हैं। मुझे याद आया कि इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुए मुझे 2.5 साल हो चुके हैं। शेफ प्रोफेशन अवेक करने वाली मेरी चाची ने मेरी बहुत अच्छे से केयर की है। वो बन बेचकर ही मुझे स्कूल भेजने का चांस दे पाई। क्योंकि मैं चाची को एक बेहतर लाइफ देना चाहता था, इसलिए मैंने मन ही मन कसम खाई कि आज मैं जरूर एक कॉम्बैट प्रोफेशन बनूंगा। जैसे ही प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि ट्रांसफर सेरेमनी ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है, क्लास के टॉपर का नाम सबसे पहले पुकारा गया। रिजल्ट ये रहा कि स्टेज पर आते ही उसने कॉम्बैट प्रोफेशन टाइगर मैज अवेक कर लिया। इससे तुरंत स्टेज के नीचे सभी स्टूडेंट्स के बीच हड़कंप मच गया। इसका मतलब था कि टॉपर ने इस मोमेंट पर एक नॉर्मल लाइफ को पूरी तरह अलविदा कह दिया था। बस इसके बाद के कुछ लोग, लगभग सभी लाइफ प्रोफेशन वाले ही थे। वो टेक्सटाइल प्रोफेशन अवेक करने वाला स्टूडेंट तो पूरी तरह डर से कांप रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने एनहांसमेंट प्रोफेशन भी अवेक किया, लेकिन स्टार्टिंग में लगने वाले भारी मटेरियल्स के खर्च की वजह से नॉर्मल फैमिली इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके लिए अफसोस करता, प्रिंसिपल ने अचानक मेरा नाम पुकार दिया। इस तरह मैं नर्वस होकर अवेकनिंग स्टेज पर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि एक लाइट बीम ने मुझे तुरंत घेर लिया और उसके बाद आई ड्रैगन की दहाड़ ने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स की हैरान नजरों के सामने एक ब्लैक जाइंट ड्रैगन की परछाई मेरे सिर के ऊपर दिखाई दी। ये सीन देखकर क्लास टीचर को पसीना आ गया। आपको पता होना चाहिए कि जाइंट ड्रैगन का दिखना सबसे स्ट्रॉन्ग 3 हिडन प्रोफेशन अवेक होने का साइन है। इस समय क्लास टीचर मन ही मन बहुत एक्साइटेड थे। उनके अकॉर्डिंग एक बार सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन ब्लड वॉरियर या ड्रैगन लैंग्वेज मैच में ट्रांसफर होने के बाद ये लड़का हिस्ट्री क्रिएट कर देगा और ड्रैगन कंट्री का सबसे यंग टॉप एक्सपर्ट बन जाएगा। जैसे ही ट्रांसफर की लाइट धीरे धीरे गायब हुई, प्रिंसिपल ने मुझसे पूछने में जल्दी की कि ट्रांसफर ड्रैगन ब्लड वॉरियर में हुआ है या ड्रैगन लैंग्वेज मैच में। लेकिन जब मैंने मायूस होकर ड्रैगन टेमर ये 3 शब्द कहे तो वहां मौजूद लोग दंग रह गए। प्रिंसिपल ने तो लगभग रोते हुए आवाज में चिल्लाकर कहा, सबसे बेकार ड्रैगन टेमर क्यों हुआ? असल में इस वर्ल्ड के सभी लोग जानते हैं कि ड्रैगन टेमर भले ही ड्रैगन ब्लड मैच और ड्रैगन ब्लड वॉरियर के साथ 3 हिडन प्रोफेशन में काउंट होता है, लेकिन ड्रैगन रेस की पॉपुलेशन न केवल बहुत कम है बल्कि वो इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल क्रिएचर्स भी हैं। अगर किस्मत से वो मिल भी जाएं तो जाइंट ड्रैगन आसानी से उसे खत्म कर देगा। इसलिए बिना ड्रैगन के एक ड्रैगन टेमर बिल्कुल एक बेकार इंसान की तरह है। वापस आते हुए मैंने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला। घर पर मेरा वेलकम चाची के उसी वार्म हग से हुआ। चाची के ये पूछने पर कि मैंने कौन सा प्रोफेशन अवेक किया है, मैं सिर्फ इतना ही कह सका कि मैं ड्रैगन टेमर बन गया हूं। लेकिन जो मैंने नहीं सोचा था वो ये था कि चाची ने बिल्कुल भी उदास न होकर बल्कि बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहा, अगर ड्रैगन टेमर भी हो तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें रोज लड़ाई झगड़े में जाने की टेंशन तो नहीं होगी और चाची बन की दुकान से तुम्हें लाइफ टाइम पाल सकती है। चाची की बात सुनकर मैंने अपने दिल में सोचा, चाची सच में बहुत अच्छी हैं। रात को बेड पर लेटे हुए चाची को एक अच्छी लाइफ न दे पाने की वजह से मेरा दिल बेचैनी से भरा था, लेकिन बिना ड्रैगन के मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर जैसे ही मैं कंप्लेन कर रहा था, एक नोटिफिकेशन साउंड आई। ध्यान से देखने पर सामने एक सिस्टम पैनल आ गया। मुझे तब याद आया कि ट्रांसफर सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले मुझे सुपर ट्रेजर नाम का एक सिस्टम मिला था। उस समय ट्रांसफर सेरेमनी में शामिल होने की जल्दी में मुझे इस पर रिसर्च करने का टाइम नहीं मिला और मैं इस बात को भूल गया था। इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे इंटरफेस खोला। मैंने देखा कि सिस्टम शो कर रहा था कि हर दिन रैंडम तरीके से एक ट्रेजर मैप दिया जाएगा और होस्ट इसके जरिए अपने खुद के प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रेजर ढूंढ सकता है। बस ये ट्रेजर मैप टोटल 4 लेवल्स प्राइमरी, मीडियम, एडवांस और गॉड लेवल में डिवाइड है और एक ही लेवल के 3 ट्रेजर मैप्स को मिलाकर उन्हें एक हायर लेवल में कंबाइन भी किया जा सकता है। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। शायद पहले दिन गिफ्ट में मिला ये गॉड लेवल ट्रेजर मैप ही मेरी किस्मत बदलने का इकलौता चांस बनेगा। इस टाइम मैंने तुरंत एक्सेप्ट बटन प्रेस कर दिया। अगले ही सेकंड मैप पर एक कोऑर्डिनेट जनरेट हो गया। टाइम रात के 2:30 बजे का हो गया था। चाची पहले ही उठकर आज के इंग्रेडिएंट्स रेडी करने लगी थी, लेकिन अचानक उन्होंने टेबल के ऊपर एक नोट देखा। इस समय मैं माउंटेन प्लेन जाने वाली बस में बैठ चुका था।
क्योंकि मैं अपनी लाइफ बदलने का कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहता था। 2.5 घंटे के लंबे सफर के बाद मैं प्लेन के आउटर एरिया में सक्सेसफुली पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना एडवेंचर स्टार्ट करता, मेरे कंधे पर अचानक किसी ने जोर से टक्कर मारी। और उनके गेटअप से यह समझना मुश्किल नहीं था कि वो बदनाम मटेरियल हंटर्स थे। ये देखकर कि रात के टाइम वाइल्ड एरिया बहुत डेंजरस है, उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल होने का इनविटेशन दिया। मैं अच्छे से जानता था कि ये लोग अक्सर लूटपाट और मर्डर जैसे काम करते हैं, इसलिए मैंने तुरंत बहाना बनाया कि मैं एक समनर हूं और मुझे वाइल्ड डेंजर्स से निपटने के लिए टीममेट्स की जरूरत नहीं है। शायद कॉम्बैट प्रोफेशन से मिलने वाले डर की वजह से उन लोगों ने पीछा छोड़ना ठीक समझा और मुड़कर चले गए। इसके बाद ही मैं ट्रेजर ढूंढने के लिए मैप के मार्क किए गए स्पॉट पर जा सका। लेकिन जंगल में एंटर करते ही कुछ ही देर में जियाओमा के एक ग्रुप ने मेरा रास्ता रोक दिया। क्योंकि ये ग्रुप बहुत एग्रेसिव था, इसलिए मैंने लो लेवल के जायंट हॉर्न फॉरेस्ट के एरिया से निकलने का डिसीजन लिया। हालांकि जैसे ही मैं प्रेयर कर रहा था कि कोई एक्सीडेंट ना हो, मेरा पैर गलती से एक मेंढक पर पड़ गया। उस मेंढक की दर्दनाक आवाज जैसे ही रात के आसमान में गूंजी, आसपास के जायंट हॉर्न फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स का ध्यान तुरंत अट्रैक्ट हो गया। अगले ही सेकंड ये एक लाइफ और डेथ के रन में बदल गया। अच्छा हुआ कि मैं 2.5 साल से लगातार डांस और जंप की प्रैक्टिस कर रहा था, तब जाकर मैं सेफली इस डेंजर से बाहर निकल पाया। उस मरे हुए मेंढक की बॉडी को देखकर मुझे सिर्फ यही फील हुआ कि मैं सच में बहुत वीक हूं, यहां तक कि लो लेवल के जायंट हॉर्न फॉरेस्ट से भी पंगा नहीं ले सकता। लेकिन होश में आते ही मैंने नोटिस किया कि मैं गलती से उसी मैप के मार्क किए गए स्पॉट पर आ गया हूं। मैंने देखा कि एक छोटी पहाड़ी से घिरी गुफा से एक अजीब सी लाइट निकल रही थी और उसके अंदर जो रखा था वो वही ड्रैगन एग था जो मेरी लाइफ बदल सकता था। और सिस्टम के जरिए पता चला कि एग के अंदर का बेबी ड्रैगन जल्द ही हैच होने वाला है। अचानक पीछे से आई एक अजीब आवाज ने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने तुरंत वेपन निकाला और पीछे घूमकर वार किया। मैंने देखा कि एक ब्लडथर्स्टी ग्रे फॉक्स ने ब्लेड को अपने दांतों से कसकर दबा रखा था। यहाँ पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेलने के बाद उसके सारे एट्रीब्यूट्स पैनल पर शो होने लगे। हिंट मिला कि ब्लडथर्स्टी ग्रे फॉक्स न केवल 3 बार हाई स्पीड स्लैश कर सकती है, बल्कि टारगेट को डैमेज देकर अपनी खुद की हेल्थ भी रिकवर कर सकती है। मेरे पास ड्रैगन एग के हैच होने का वेट करने का भी टाइम नहीं था। अगर उसे हराना था तो मुझे फाइट के बीच में ही चांस ढूंढना था। लेकिन ये नहीं सोचा था कि इस ब्लडथर्स्टी ग्रे फॉक्स की मूवमेंट बहुत फास्ट थी। कुछ ही पलों में उसने मेरे हाथ पर एक घाव कर दिया। अच्छा हुआ कि उसके जंप करने का टाइम गैप भी जानलेवा था। यहाँ इस ब्लडथर्स्टी ग्रे फॉक्स को खत्म करने के बाद थोड़ी दूर से अचानक एक आवाज आई। वही मटेरियल हंटर्स का ग्रुप फिर से सामने आ गया। ये देखकर कि मैं कोई समनर नहीं हूं, उनकी आंखों का डर पूरी तरह गायब हो गया। उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने सीधे पैरों के पास पड़ी ग्रे फॉक्स की बॉडी को उनकी तरफ किक कर दिया। लेकिन वो बूढ़ा आदमी इतने से सामान से सेटिस्फाइड नहीं था और उसने धमकी दी कि मेरे पीछे का वो एग ही उनका असली टारगेट है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि एग में कौन सा क्रिएचर है, लेकिन मटेरियल हंटर्स होने के नाते कीमती चीजों को लेकर उनका सेंस हमेशा बहुत शार्प होता था। बूढ़े आदमी के एक ऑर्डर पर बाकी 2 लोगों ने तुरंत वेपन्स उठाए और अटैक कर दिया। रिजल्ट साफ था, बिना कोई स्किल अवेक किए मैं सिर्फ जमीन पर पिट ही सकता था। ये देखकर कि टीम के लोगों को अपनी मनपसंद चीज मिल गई है, बूढ़े आदमी ने उस वुमन से मेरी लाइफ खत्म करने को कहा। लेकिन जैसे ही मैं पूरी तरह मायूस था, ड्रैगन एग के सरफेस पर अचानक कई क्रैक्स आ गए। एक आवाज के साथ अंदर का बेबी ड्रैगन तुरंत शेल तोड़कर बाहर आ गया। जल्दी ही एक ब्लैक शैडो को हवा में रुककर ये सब देखते हुए पाया गया। लोगों को अभी समझ भी नहीं आया था कि क्या हुआ है। बेबी ड्रैगन ने बहुत हाई स्पीड से नीचे की तरफ डाइव लगा दी। ये देखकर उस स्ट्रॉन्ग आदमी ने तुरंत काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि बेबी ड्रैगन ने सिर्फ अपना छोटा सा मुंह खोला और उसकी उस गर्म ड्रैगन ब्रीथ के साथ डरावनी इंपैक्ट फोर्स ने सीधे उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस बेबी ड्रैगन को आसानी से उस आदमी को खत्म करते देखकर मैं हैरान होकर चिल्ला उठा। अभी अभी पैदा हुआ बेबी ड्रैगन भी इतना स्ट्रांग है। कोई ताज्जुब नहीं कि ड्रैगन रेस को इंसानों ने कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। बात खत्म होते ही वो बूढ़ा आदमी भी टुकड़ों में कट गया। होश में आते ही उस वुमन के दिल में सिर्फ बहुत ज्यादा डर बच गया था और मैंने जैसी करनी वैसी भरनी कहते हुए उस वुमन को साइड में पुश कर दिया। इसके बाद मैं तुरंत उस हैरान बेबी ड्रैगन की तरफ भागा। ड्रैगन टेमिंग स्किल के एक्टिवेट होते ही एक गोल्डन लाइट ने बेबी ड्रैगन की बॉडी को पूरी तरह कवर कर लिया। इस समय पीछे खड़ी उस लड़की ने पूछा, तुम आखिर कौन हो? मैंने हंसते हुए रिप्लाई किया, मैं कोई समन्नर नहीं हूं। जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं एक ड्रैगन टेमर हूं। जैसे ही मैंने बेबी ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, मेरे खुद के सारे स्किल्स फाइनली इस मोमेंट पर अनलॉक हो गए। भले ही वो वुमन लगातार रोते हुए माफी मांग रही थी, लेकिन मैं ऐसे इंसान को कैसे छोड़ सकता था जिसने लूटपाट और मर्डर की कोशिश की थी। इसलिए मैंने डिसीजन लेकर ब्लैक ड्रैगन को ऑर्डर दिया कि वो उसे उसके साथियों के पास भेज दे।
इस सब के बाद जब मैं अपने घाव ठीक कर रहा था, मेरी नजर उस एक्टिव ब्लैक ड्रैगन पर टिक गई। हालांकि ये सोचकर कि अब से मैं एक रियल ड्रैगन टेमर हूं, मेरे माइंड में जाइंट ड्रैगन के साथ सब कुछ साफ करने का सीन आने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उसका कोई अच्छा सा नाम रखता, ब्लैक ड्रैगन ने अपनी जीभ से मेरे उस घायल हाथ को चाटा। इसके ठीक बाद एक डार्क रेड एनर्जी अचानक ब्लास्ट हुई। मैंने देखा कि ब्लैक ड्रैगन का बच्चा गायब हो चुका था और उसकी जगह एक ब्यूटीफुल लुक आ गया था। जब आग पूरी तरह शांत हुई तो सामने ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली एक हॉट गर्ल खड़ी थी। मुझे तब समझ आया कि ब्लैक ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में भी स्विच कर सकता है, और उस मासूम ब्लैक ड्रैगन ने भी प्यार से अपना सिर हिलाया। इसलिए मैंने बिना टाइम वेस्ट किए एट्रीब्यूट पैनल खोला। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जब तक आप ड्रैगन रेस को टेम करते हैं, सारे स्किल्स कंप्लीटली अनलॉक हो जाएंगे। इसमें ड्रैगन इंस्पिरेशन खुद के और ड्रैगन के एट्रीब्यूट्स को 30% तक बढ़ा सकता है। ड्रैगन फैंग और ड्रैगन क्लॉ ड्रैगन के वेपन्स में बदल सकते हैं, जिससे हाई डैमेज होता है। जब मैंने ब्लैक ड्रैगन का एट्रीब्यूट पैनल देखा तो मैं उसके 400 पॉइंट्स के पास वाले एट्रीब्यूट्स को देखकर दंग रह गया। आपको पता होना चाहिए कि उसका करंट लेवल अभी सिर्फ 1 है, और वो इंसानों के 20 लेवल के आसपास के एक्सपर्ट्स से कहीं आगे है। और ब्लड लाइन कनेक्शन नाम के इस स्किल की वजह से मेरे एट्रीब्यूट्स भी डबल हो गए थे। इस तरह के बोनस के साथ भले ही ब्लैक ड्रैगन अटैक न करे, मैं अपनी खुद की पावर से किसी भी सेम लेवल के कॉम्बैट प्रोफेशन को क्रश कर सकता था। ये सोचकर जो टॉप रिवॉर्ड्स और ड्रैगन कंट्री के सबसे बड़े कॉलेज में जाने का मेरा सपना था, वो अब बहुत आसान लग रहा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी खुद का और ड्रैगन का लेवल बढ़ाना था। क्योंकि वो सुबह होने से पहले की रात में पैदा हुई थी, इसलिए ब्लैक ड्रैगन का फाइनल नाम ज्याओये डिसाइड किया गया, और उसके रिएक्शन से ऐसा लगा कि वो भी इस नाम से काफी सेटिस्फाइड थी। इसके बाद मैं ज्याओये को लेकर प्लेन के डीप एरिया में गया। जल्दी ही 12 लेवल के प्लेन हाउंड्स का एक बड़ा ग्रुप नजर आया। अगर पहले का मैं होता तो शायद कब का भाग गया होता, लेकिन अब मेरे पास ज्याओये है तो वो मेरे लिए फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट्स की तरह थे। और इस हाउंड्स के ग्रुप ने ज्याओये के हंटिंग इंस्टिंक्ट को तुरंत जगा दिया। एक ही पल में वो उनके सिर के ऊपर पहुंच गई। जैसे ही ज्याओये ने एक गहरी सांस ली, उस गर्म लावा फ्लेम ने तुरंत पूरे एरिया को कवर कर लिया। इस मूव ने न केवल उसका लेवल लगातार 3 लेवल्स बढ़ा दिया, बल्कि मैं भी सेफली 11 लेवल पर पहुंच गया। बेशक अगर अपग्रेड स्पीड को और बढ़ाना है तो दूर की गुफा में मौजूद एलीट मॉन्स्टर सबसे परफेक्ट चॉइस था, और वो एक 25 लेवल का 3 हेडेड ब्लड लायन था। नॉर्मल सिचुएशन में इस लेवल के मॉन्स्टर के पास जाने के लिए कम से कम एक टीम की जरूरत होती है, लेकिन मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ज्याओये को अटैक करने का ऑर्डर दिया। ये देखकर कि ब्लड लायन ने अपने अल्टीमेट मूव 3-फोल्ड फ्लेम को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, मैंने तुरंत ज्याओये से खुद के साथ मिलकर उसकी स्किल को रोकने के लिए कहा। इंस्ट्रक्शन मिलते ही ज्याओये की बॉडी आग से घिर गई और जायंट जो असॉल्ट स्किल इस मोमेंट पर एक्टिवेट हो गया। जैसे ही ड्रैगन फॉर्म में वापस आई ज्याओये ने 3 हेडेड ब्लड लायन की स्किल को रोका। मैंने भी सही चांस देखकर पूरी ताकत से ड्रैगन फैंग का यूज करके उसकी लाइफ खत्म कर दी। और एलीट मॉन्स्टर को मारने का रिवॉर्ड भी ऐसा था जिसने मुझे निराश नहीं किया, क्योंकि इस समय मेरा लेवल 14 हो गया था और ज्याओये सीधे 9 लेवल पर पहुंच गई थी। शायद अच्छी चीजें एक साथ आती हैं, सिस्टम ने फिर से एक ट्रेजर बैग दे दिया। हालांकि ये क्लियर नहीं था कि इस बार ये ड्रैगन टेमर से रिलेटेड आइटम है या नहीं, लेकिन जाकर सिचुएशन देखना सही रहेगा। इसी बीच माउंटेन प्लेन के डीप एरिया में कुछ प्रोफेशनल्स अभी अभी मिले सीक्रेट रेमनेंट के एंट्रेंस पर डिस्कशन कर रहे थे। पता चला कि ये एक ऐसा सीक्रेट रेमनेंट था जिसे ओपन करने के लिए 5 लोगों की जरूरत थी। लेकिन क्योंकि इस टाइप के सीक्रेट रेमनेंट के रिवॉर्ड्स बहुत रिच होते हैं, इसलिए इसके रहने का टाइम भी सिर्फ 24 घंटे ही होता है। इस समय चिन च्यू नाम की एक लड़की ने आह भरते हुए कहा कि अगर वो अब वापस जाकर लोगों को बुलाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। और साइड में खड़े सन भाई ने उसे तुरंत दिलासा दिया, मिस, आपकी स्ट्रेंथ के साथ जब तक आप टॉप 10 कॉलेजेस में एंटर करेंगी, आपको अच्छे सीक्रेट रेमनेंट्स की कमी नहीं होगी। बात खत्म होते ही वहां मौजूद लोग तुरंत अलर्ट हो गए। मैंने अपना हाथ हिलाया ताकि वो नर्वस ना हो और कहा कि मैं बस यूं ही वहां से गुजर रहा था। ये देखकर कि आने वाला शख्स काफी गंदा दिख रहा था, सन भाई ने सोचा कि वो एक मटेरियल हंटर है। पर चिंचू ने अचानक मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि जब तक हम साथ में सीक्रेट रेमनेंट में एंटर करेंगे, बिना कोई काम किए भी 1 लाख ड्रैगन कॉइन्स का पेमेंट मिलेगा। ये सुनकर मुझे तुरंत इंटरेस्ट आ गया। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सीक्रेट रेमनेंट में शायद कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं। ये सोचकर मैंने रिप्लाई किया कि मैं शामिल हो सकता हूं, लेकिन लूट का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ के परफॉर्मेंस के बेस पर होना चाहिए। चिंचू ये सुनकर सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि सामने वाले को या तो अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस है या फिर वो बहुत घमंडी है। लेकिन ये सोचकर कि उनकी टीम के लोग 20 लेवल से ऊपर के हैं और इस लड़के का लेवल कम है तो इसे कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसने तुरंत हाँ कर दिया।
इस तरह पूरी टीम जल्दी ही सोरो विलेज नाम के सीक्रेट रेमनेंट में एंटर कर गई। क्योंकि विलेज बहुत शांत था, इसलिए लोग थोड़े अलर्ट होने लगे। इस समय सन भाई ने अचानक मुड़कर पूछा, लड़के क्या तुम्हारे पास एक भी इक्विपमेंट नहीं है? मैंने ये सुनकर हंसते हुए 3 हेडेड ब्लड लायन को हराकर मिली ड्रैगन मर्मर स्वॉर्ड बाहर निकाल ली। अगर जाओये का अजनबियों के सामने आना ठीक नहीं होता तो मैं उन्हें ड्रैगन से मिलने वाले प्रेशर का एहसास जरूर कराता। लेकिन इससे पहले कि सन भाई इस वेपन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी की तारीफ करते, जमीन से एक बहुत तेज आवाज आई। इसके ठीक बाद 12 लेवल के रोटेन जॉम्बीज का एक ग्रुप तेजी से जमीन से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि टीम के जियाओ जिया ने सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया और चार्ज स्किल का यूज करके जॉम्बीज को दूर धकेल दिया। होश में आते ही सन भाई और चाइएर ने भी अपने वेपन्स उठाए और फाइट में शामिल हो गए। उन दोनों के इस स्मूथ अटैक को देखकर मुझे सिर्फ यही लगा कि उनकी टीम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत रीजनेबल है। मुझे खुद आगे आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी बीच चिनच्यू ने भी अपनी एक्सक्लूसिव स्किल होली लाइट स्टार डांस को चैंट करना स्टार्ट कर दिया। इस स्किल के इफेक्ट से उन जॉम्बीज को डैमेज मिलने के साथ ही टीम के बाकी लोगों को भी सूटेबल हीलिंग मिल रही थी। पता चला कि उसने जो प्रोफेशन अवेक किया है वो एक हिडन प्रोफेशन होली लाइट मैज है, जो एक ही टाइम पर अटैक और हीलिंग दोनों एबिलिटीज रख सकता है। हालांकि इसी समय अचानक धरती कांपने लगी। मैं जानता था कि ये एलीट मॉन्स्टर के आने का साइन है। जल्दी ही 20 लेवल के ब्लड जॉम्बीज का एक ग्रुप सामने आ गया। इसे लेकर सन भाई ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाई और डिसीजन लेकर अपनी जाइंट स्वॉर्ड से एक फुल मून स्लैश मार दिया। लेकिन जब जाओ जिया ने ब्लड जॉम्बी पर थ्रस्ट कंप्लीट किया तो अचानक उसने नोटिस किया कि उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड जॉम्बी की बॉडी में फंस गई है और ब्लड जॉम्बी ने भी चांस देखकर बहुत सारा जॉम्बी पॉइजन उगल दिया। ये देखकर कि जाओ जिया का पूरा हाथ जॉम्बी के जरिए निगला जाने वाला है, सन भाई ने तुरंत जंप करके उसे बचा लिया। ये देखकर कि उनमें से कोई भी जॉम्बी का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, मैंने धीरे से कहा, आप लोगों का शो ऑफ खत्म हो गया हो तो अब मेरी बारी है। ये सुनकर सन भाई ने तुरंत चिल्लाकर कहा, लड़के क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि बस यूं ही एक ड्रैगन फैंग मारकर जॉम्बी को 2 टुकड़ों में काट दिया। इस सीन ने सन भाई और बाकी लोगों को सीधे हैरान कर दिया। यहां तक कि थोड़ी दूर खड़ी चिनच्यू की आंखों में भी बहुत हैरानी थी। बेशक इस तरह की सुपर हाई अटैक पावर की वजह से ब्लड जॉम्बी खुद को संभाल भी नहीं पाया। यहां सन भैया अभी कुछ पूछना ही चाहते थे कि मैंने उनकी जाइंट स्वॉर्ड उठाकर कहा, डरो मत, हमें अभी और आगे जाना है। वेपन मिलने के बाद सन भाई समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्यों अभी अभी ट्रांसफर हुआ एक स्टूडेंट इतनी हाई अटैक पावर रख सकता है, और चिनच्यू भी ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन सा प्रोफेशन है जो एक 14 लेवल के प्रोफेशनल को 28 लेवल से कहीं आगे की कॉम्बैट पावर देता है। क्योंकि इस समय जियाओ जिया पहले ही जॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था और आगे के जॉम्बीज का लेवल सिर्फ बढ़ता ही जाने वाला था, इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि अब से मैं आगे रहूंगा। भले ही चिनच्यू ये सुनकर मेरी आइडेंटिटी को लेकर और क्यूरियस हो गई थी, लेकिन उसने बिना सोचे हाँ कह दिया। इसके बाद मेरे लगातार आगे बढ़ने की वजह से पूरी टीम जल्दी ही सीक्रेट रेमनेंट के गार्ड के सामने आ गई, और वो एक 20 लेवल का आयरन एक्स जॉम्बी था। क्योंकि वो पॉइजन टारगेट को एब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता था, इसलिए पहले से ही इन्फेक्टेड जियाओ जिया उसका पहला टारगेट बन गया। ये देखकर मैंने तुरंत ड्रैगन मर्मर स्वॉर्ड से अटैक किया। भले ही मेरा अटैक परफेक्टली उसके सिर पर लगा, लेकिन उसने उस आयरन वाले जॉम्बी की सिर्फ एक स्किन की लेयर ही हटाई। ये सोचकर मेरे माइंड में तुरंत एक सॉल्यूशन आया और आखिर में मुझे अपना स्किल ड्रैगन ब्लड आर्मर शो करना पड़ा, और मैंने चिनच्यू से अपने साथ होली मैजिक कंबाइन करने को कहा। जैसे ही मेरा हाथ सीधे ब्लैक ड्रैगन के क्लॉ में बदल गया, मेरा और चिनच्यू का रिस्पेक्टिव स्किल एक साथ उस आयरन बॉडी पर लगा। एक बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज के साथ टाइफू सांगशी की आधी बॉडी एक ही पल में टूट गई। लेकिन मैंने लापरवाही नहीं दिखाई, बल्कि सबको अलर्ट किया कि जॉम्बी की असली बॉडी अभी भी आयरन के अंदर होनी चाहिए। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे ही आयरन एक्स जॉम्बी का आयरन कवर धीरे धीरे हटा, उसकी असली बॉडी तुरंत सबके सामने आ गई। बिना चिनच्यू को सोचने का टाइम दिए मैं पहले ही पूरी पावर के साथ हवा में जंप कर चुका था। वो बदला हुआ ड्रैगन क्लॉ सीधे उस असली जॉम्बी की बॉडी पर लगा। एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ टाइफू संगशी पूरी तरह आंखों के सामने से गायब हो गया। ये सीन देखकर बाकी लोगों के मुंह भी हैरानी से खुले रह गए। इस समय चिनच्यू को थोड़ा सा फील हुआ कि इस पर्सन के मूव्स शायद ड्रैगन रेस से रिलेटेड हैं। हालांकि डिसीजन के अकॉर्डिंग अब लूट डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम था, लेकिन जो किसी ने नहीं सोचा था वो ये था कि ट्रेजर चेस्ट में डिटॉक्सिफिकेशन पोशन के अलावा सबसे अच्छा आइटम सिर्फ एक फाइन क्वालिटी का रिस्ट बैंड था। नॉर्मली इस तरह के 20 लेवल के सीक्रेट रेमिनेंट में सिर्फ इस लेवल का रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए, और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि सीक्रेट रेमिनेंट के गार्ड को मारने के बाद भी क्लियर करने का पोर्टल काफी देर तक नहीं आया।
अचानक मुझे कुछ नोटिस हुआ। मैंने देखा कि पैनल शो कर रहा था कि इस सीक्रेट रेमनेंट का फाइनल बॉस टाई फू सेंगशेन नहीं था। इसी के साथ चिन च्यू को भी इस समय कुछ अजीब फील हुआ। वो क्लियरली किसी एविल पावर की प्रेजेंस को फील कर सकती थी और उस पावर का सोर्स थोड़ी दूर लेक के पास ही था। ये सुनकर मेरी नजरें फिक्स हो गईं। अगले ही सेकंड आंखों से भरी कई टेंटकल्स लेक के नीचे से बाहर आ गईं। भले ही लोगों ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उस टेंटकल ने सिर्फ एक ही बार में डिफेंस मोड में खड़े सन भाई को दूर उड़ा दिया। ये देखकर कि चिन च्यू अगला टारगेट बनने वाली है, इस टाइम मैंने उस लेवल से कहीं ज्यादा स्पीड दिखाई। तब जाकर मैंने चिन च्यू को टेंटकल के चंगुल से बचाया। लेकिन इससे पहले कि लोग राहत की सांस लेते, एक जाइंट बॉडी अचानक पानी से बाहर आ गई। इस मोमेंट पर सीक्रेट रेमनेंट बॉस सोरो डॉक्टर की असली बॉडी फाइनली सामने आ गई। भले ही सोरो डॉक्टर से मिलने वाला प्रेशर बहुत स्ट्रांग था, फिर भी सन भाई अपनी घायल बॉडी को लेकर सबसे आगे खड़े हो गए। मैं अच्छे से जानता था कि सन भाई अपनी लिमिट पर हैं। सिर्फ अपनी पावर का यूज करके ही इस जॉम्बी को खत्म किया जा सकता है और इस तरह के बॉस की इकलौती वीकनेस उसकी असली बॉडी होती है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि सोरो डॉक्टर ने अचानक अपना बड़ा सा मुंह खोला और डेडली मिस्ड स्किल भी इस मोमेंट पर एक्टिवेट हो गया। कुछ ही पलों में सीक्रेट रेमनेंट के सभी क्रिएचर्स के एट्रीब्यूट्स 20% तक कम हो गए। लेकिन मैं फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के टारगेट की तरफ बढ़ा। पर सोरो डॉक्टर आखिर एक सीक्रेट रेमनेंट बॉस था। उसने तुरंत बिना किसी डिफरेंस के अटैक करने के लिए चेन व्हिप स्किल एक्टिवेट कर दिया और वो घूमती हुई चेन न केवल मुझे आसानी से पीछे धकेल रही थी, बल्कि नीचे खड़े बाकी लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा था। ये नोटिस करके कि चिन च्यू और बाकी लोगों का डिफेंस टूटने वाला है, मैंने भी एक तेज आवाज में कहा, सब दूर हो जाओ। बात खत्म होते ही मैंने पूरी ताकत से एक ड्रैगन फैंग मारकर उन टेंटाकल्स को तुरंत काट दिया जो लोगों पर अटैक कर रही थीं। इस मूव ने सोरो डॉक्टर को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। उस पागलों की तरह आती हुई चेन के सामने मैंने फिर से ड्रैगन ब्लड आर्मर स्किल का यूज किया। हवा को चीरने वाली आवाजों के साथ आसपास की चेन्स एक ही पल में पूरी तरह कट गईं। यहां जमीन पर आते ही सन भाई ने पहले पीछे हटने का सजेशन दिया, लेकिन मैंने उनसे विलेज के सेफ स्पॉट पर वापस जाने को कहा और खुद पीछे रहकर रास्ता रोकने की बात कही, क्योंकि मैं जानता था कि वो लोग मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते और इकलौती चीज जो मेरी हेल्प कर सकती थी वो मेरा खुद का ड्रैगन था। इसलिए बाहर आओ और एक्शन लो, जाओ। ये जमीन को कांपता हुआ देखकर जैसे ही लोग पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा ब्लैक ड्रैगन उन टेंटाकल्स के साथ फाइट कर रहा है। बस ये टेंटाकल्स उस जाइंट ड्रैगन के सामने पूरी तरह क्रश हो रही थीं। सोरो डॉक्टर के दर्द से चिल्लाने का चांस देखकर ब्लैक ड्रैगन जॉये के उस बिजली जैसे फास्ट अटैक ने सीधे उसकी असली बॉडी को टेंटाकल्स से अलग कर दिया। इस सीन ने भी उन लोगों को ड्रैगन की स्ट्रेंथ से पूरी तरह हैरान कर दिया और चिन च्यू ने भी इस मोमेंट पर अपने गेस को कंफर्म कर लिया, ये यंग बॉय सच में जियाना हाई सिटी की अफवाहों वाला वही ड्रैगन टेमर है। हालांकि मैंने नोटिस किया कि सीक्रेट रेमिनेंट से बाहर निकलने का पोर्टल अभी भी नहीं आया था और लेक के सरफेस पर लगातार बनते बबल्स का मतलब था कि सीक्रेट रेमिनेंट बॉस अभी भी जिंदा है। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेक इस मोमेंट पर तुरंत ब्लास्ट हो गई। इसके ठीक बाद सोरो डॉक्टर की बॉडी फिर से सामने आ गई, सिर्फ एक लाइन मरने वाले तुम हो के साथ। सोरो डॉक्टर ने असल में सेकंड स्टेज में इवोल्यूशन कर लिया था। उसके सारे एट्रीब्यूट्स में न केवल एक बड़ा जंप आया था, बल्कि क्लियर करने का डिफिकल्टी लेवल भी नाइटमेयर लेवल तक बढ़ गया था। पता चला कि पूरे 300 साल पहले जब सोरो डॉक्टर एक यंग गर्ल थी, वो इस शांत और प्यारे टाउन में रहती थी। उसने ये नहीं सोचा था कि एक अचानक आई प्लेग की वजह से कई लोगों की जान चली जाएगी। अनगिनत बॉडीज लेक के पास जमा हो गईं, जिन्हें दफनाने का टाइम नहीं मिला, जिससे वो हर दिन प्रेयर करती थीं कि सबको बचाया जा सके। रिजल्ट ये रहा कि उसने बिना किसी हीलिंग एबिलिटी के एक डार्क विच का प्रोफेशन अवेक किया। इसलिए वो सिर्फ मरे हुए लोगों की सोल्स को बुलाकर जिंदा लोगों को अलविदा कहलवा सकती थी। हालांकि चर्च के उन लोगों ने बिना सोचे समझे उसे ही प्लेग लाने का विलन बता दिया। यहां तक कि जब उसे लेक के नीचे डुबोया जा रहा था, वो तब भी समझ नहीं पाई कि क्यों वो दूसरों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी और आखिर में उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली। इस नफरत को लेकर इवॉल्व हुई सोरो डॉक्टर का गुस्सा पूरी तरह बढ़ गया था। इसके बाद उसने वाटर क्लोन को कंट्रोल करके लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस प्रेशर ने चाइएर की बॉडी को पूरी तरह खंपा दिया। भले ही उसके अटैक को ब्लैक ड्रैगन ने टाइम पर रोक दिया था, लेकिन थोड़े स्लो रिस्पॉन्स की वजह से चाइएर पानी के फ्लो में फंस गई थी। चाहे सन भाई बाहर से हेल्प कर रहे हो या वो खुद अंदर से अटैक कर रही हो, वो उस जाल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। आखिर में एक ही कंक्लूजन निकला कि अब सोरो डॉक्टर किसी भी फिजिकल डैमेज से इम्यून है। अगर चाइएर को बचाना है तो सोरो डॉक्टर को हराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करना ही होगा। बस चिन च्यू की एबिलिटी के हिसाब से ये अभी बहुत दूर था।
इस सिचुएशन को जानकर मैंने धीरे से कहा, ये मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर बाकी लोग पूरी तरह ब्लैंक हो गए। आपको पता होना चाहिए कि भले ही कोई ड्रैगन टेमर हो, वो भी 10 से ज्यादा लेवल्स ऊपर के सीक्रेट रेमनेंट बॉस को नहीं मार सकता। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिर ड्रैगन रेस की पावर को इंसान समझ नहीं सकते। जैसे ही वो लोग बात कर रहे थे, सौरो डॉक्टर का स्किल सौरोफुल इंपैक्ट एक्टिवेट हो गया, जो टारगेट को एक चांस के साथ सीधे हैवी डैमेज दे सकता है या फिर पॉइजन और ब्लीडिंग जैसे कई नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकता है। और मैंने अपना हाथ हिलाया। ड्रैगन इंस्पिरेशन स्किल इसके साथ ही एक्टिवेट हो गया। जियाओये के सारे एट्रीब्यूट्स सीधे सौरो डॉक्टर के 3 गुना तक बढ़ गए। उसके सबसे स्ट्रॉन्ग अल्टीमेट मूव लावा फ्लेम के रिलीज होते ही, भले ही वो इवॉल्व्ड वर्जन की सोरो डॉक्टर थी, वो भी आग में सिर्फ दर्द से चिल्ला ही सकती थी। कुछ ही पलों में सोरो डॉक्टर की बॉडी पर कई क्रैक्स आ गए और अगले ही सेकंड वो ब्लास्ट के साथ पूरी तरह खत्म हो गई। बस मरने से पहले उसका पैसिव स्किल हेटरस सप्रेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया। मैंने देखा कि विलेज के सारे जॉम्बीज इस मोमेंट पर जमीन से बाहर आ गए। पहले तो सन भाई ने सोचा कि फिर से एक टफ फाइट होने वाली है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ह्यूमन फॉर्म में बदली जियाओये उनके सिर के ऊपर से तेजी से निकल गई। जियाओये की उस गर्म लावा फ्लेम को पूरे एरिया को कवर करते देखकर चिनचू तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। जिन जॉम्बीज को हम इतनी मेहनत से मार पाते हैं, उसने उन्हें इतनी आसानी से खत्म कर दिया। ये सुनकर मैंने तुरंत एक्सप्लेन किया कि ये सब ड्रैगन रेस के नॉर्मल ऑपरेशंस हैं और लोगों को रिमाइंड करना भी नहीं भूला कि बॉस खत्म हो चुका है। अब लूट डिस्ट्रीब्यूट करके सीक्रेट रेमनेंट से बाहर निकल सकते हैं। बेशक इस बार मिले रिवॉर्ड्स ने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया, जो कि रिस्पेक्टिवली फाइन क्वालिटी के होली लाइट स्टाफ और थिन वुड क्लोक थे। साथ ही रेयर क्वालिटी की सोरो रिंग और एक ट्रांसफर स्क्रॉल भी था। इसे लेकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रांसफर स्क्रॉल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जब चिनच्यू के आइटम्स सिलेक्ट करने का टर्न आया, तो उसने मुझसे सोरो रिंग एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि अगर आज मैं न मिला होता तो वो सब आज यहीं मर जाते। इस टाइम मैंने भी कोई दिखावा नहीं किया और डिसीजन लेकर उसे अपने पास रख लिया। और चिनच्यू भी इस स्माइल से इंप्रेस दिख रही थी। उसे सिर्फ यही फील हुआ कि सामने वाला पर्सन उसे बहुत स्पेशल वाइब दे रहा है। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, चाची ने तुरंत मुझे गले से लगा लिया। ये जानने के बाद कि चाची मेरे लिए इतनी परेशान थीं कि कई दिनों से सोई नहीं थीं, मैंने बहुत गिल्टी फील करते हुए चाची से कहा कि मैं आगे से उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद मैंने चाची के चेहरे के आंसू धीरे से पोंछ दिए। नॉर्मल होने के बाद चाची की नजर जियाओये पर पड़ी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी प्यारी लड़की असल में वो बेहद पावरफुल ड्रैगन होगी। चाची के ये पूछने पर कि क्या मैंने इन दिनों ठीक से खाना नहीं खाया है, जियाओये ने अपना सिर लगातार हिलाया और मैंने भी ट्रांसफर स्क्रॉल बाहर निकाल लिया और एक्सप्लेन किया कि ये स्पेशली उनके लिए सिलेक्ट किया गया एक सीक्रेट रेमनेंट रिवॉर्ड है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि चाची का पहला रिएक्शन सीधे रिफ्यूज करना था और उन्होंने कहा कि इतने कीमती आइटम को किसी इक्विपमेंट से एक्सचेंज करके बड़े एग्जाम के ट्रायल में पार्टिसिपेट करना ज्यादा बेहतर होगा। ये सुनकर मैंने प्यार से एक्सप्लेन किया, चाची अगर आप एक हिडन प्रोफेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं तो आपको हर दिन बन की दुकान पर रहने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा मैंने सीक्रेट रेमनेंट में चिन फैमिली की बेटी को डेंजर से बाहर निकाला था। उसने 1 लाख ड्रैगन कॉइन्स का पेमेंट भी दिया है, इसलिए घर में पैसों की कमी की बिल्कुल टेंशन नहीं है। इन बातों से हौसला पाकर चाची ने तब जाकर उस स्क्रॉल को हाथ में लिया। जैसे ही ये ट्रांसफर स्क्रॉल ओपन हुआ, एक ब्राइट लाइट ने तुरंत चाची की पूरी बॉडी को कवर कर लिया। ये देखकर मैंने तुरंत पूछा कि क्या ट्रांसफर सक्सेसफुल रहा। चाची ने बहुत खुश होकर मुझे बताया कि वो शेफ के हायर लेवल के हिडन प्रोफेशन एन्चेंटेड कुकिंग मास्टर में बदल गई हैं, जो स्किल्स का यूज करके अलग अलग एट्रीब्यूट बोनस वाले फूड आइटम्स बना सकती हैं। इसी बीच चिन फैमिली के विला में चिनच्यू अपने फादर को सीक्रेट रेमनेंट का पूरा प्रोसेस सुना रही थी। ये जानने के बाद कि लू फैन नाम के उस यंग मैन के पास एक ड्रैगन है, चिन शैनहाई ने जो पहला काम किया वो ये था कि अपनी बेटी से इस बात को बाहर न फैलाने को कहा। आखिर एक बार ड्रैगन की न्यूज लीक हो गई तो जो लोग पावर के पीछे पागल हैं वो कभी भी शांत नहीं रहेंगे। ये बात सुनते ही चिनच्यू तुरंत खड़ी हो गई और परेशान होकर फादर से पूछने लगी कि क्या उनका उसके ड्रैगन को लेकर कोई प्लान है। ये देखकर चिन शैनहाई ने हंसते हुए वापस पूछा, क्या तुम्हारा बाप वैसा इंसान है? मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि तुमने उससे कैसे थैंक्स कहा। बेटी की ये बात सुनकर कि उसने सिर्फ पहले से डिसाइडेड पेमेंट ही दिया है, चिन शैनहाई ने मायूस होकर एक सांस ली। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से कल खुद एक पर्पल गोल्ड कार्ड लेकर थैंक्स कहने को कहा। चिनच्यू अच्छे से जानती थी कि उसके डैड लू फैन को लेकर बहुत क्यूरियस हैं, इसलिए उसने पूछा कि डैड खुद साथ क्यों नहीं चल रहे।
लेकिन चिन शैनहाई ने फिर से एक सांस ली और एक्सप्लेन किया कि कल ताइची कंट्री की छोटी प्रिंसेस जियानाहाई सिटी में स्टडी के लिए आ रही हैं, क्योंकि उनके साथ बिजनेस रिलेशंस हैं, इसलिए उन्हें वेलकम के लिए जाना ही होगा। अगले दिन सुबह सुबह चाची की बन की दुकान के सामने 2 अनचाहे मेहमान आए। मैंने सुना कि ड्रेस पहने उस लड़की ने बहुत नफरत के साथ पूछा, क्या तुम श्योर हो कि हम गलत जगह नहीं आए हैं? क्या तुम मुझे किसी कचरे के ढेर पर ले आए हो? उनके जरिए किए गए इस ड्रामे ने जल्दी ही चाची का ध्यान अट्रैक्ट किया। लेकिन इससे पहले कि चाची एक्सप्लेन करती, मैं भी नीचे सिचुएशन देखने आ गया। पर मैंने नोटिस किया कि चाची दर्द से अपना हाथ पकड़े हुए थी। जैसे ही मैं चाची की केयर कर रहा था, उस लड़की ने प्राउड होकर पूछा, क्या तुम ही लू फैन हो? मैं प्रिंसेस स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ। प्रिंसेस वर्ड सुनकर मैंने अनजाने में उन दोनों की आइडेंटिटी पूछी। इसके बाद आर्मर पहने गार्ड के इंट्रोडक्शन से पता चला कि छोटी लड़की ताइची कंट्री की प्रिंसेस जिनझू है और वो खुद 2-2.5 साल से प्रिंसेस की केयर करने वाला पियाओ झिंगशुआंग है। और उसने एक्सप्लेन किया कि उनके इस बार आने का मोटिव मुझ जैसे ड्रैगन टेमर को एक बड़ा चांस देना है। इसके बाद मेरी हैरान नजरों के सामने पियाओ झिंगशुआंग ने सीधे अपने साथ लाया सूटकेस खोला, जिसके अंदर सच में एक ड्रैगन एग रखा था। इसे लेकर जिनझू ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जब तक तुम मेरे सर्वेंट बनने के लिए रेडी हो जाओगे, तुम एक ऐसे ड्रैगन टेमर बन जाओगे जिसके पास अपना ड्रैगन होगा। ये देखकर कि मैं काफी देर तक बिल्कुल नहीं हिला, जिनझू ने सोचा कि मैं ड्रैगन एग को देखकर दंग रह गया हूं, इसलिए उसने प्राउड होकर मुझसे कहा कि ये उसे आर्मर ड्रैगन के नेस्ट से मिला एक रिवॉर्ड है, जो इस वर्ल्ड का इकलौता ड्रैगन एग है। हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि सिस्टम ने ड्रैगन एग का सारा डेटा बिना किसी रिजर्वेशन के शो कर दिया था। ये अच्छे से जानने की वजह से कि आर्मर ड्रैगन सब ड्रैगन से भी लो लेवल का एक अर्थ ड्रैगन है, मैंने भी बहुत मायूस होकर उसे रिप्लाई किया, आर्मर ड्रैगन सच में काफी ठीक है। ये देखकर कि मैंने कोई खुशी शो नहीं की। जिनझू को सिर्फ यही लगा कि ये पर्सन शायद कोई बेवकूफ है जिसे ड्रैगन टेमर के लिए ड्रैगन एग की वैल्यू ही नहीं पता। ये सोचकर उसने तुरंत एक्सप्लेन किया, बिना ड्रैगन के एक ड्रैगन टेमर सिर्फ एक कचरा है, लेकिन अब जब तक तुम मेरे सर्वेंट बनोगे तो तुम हिस्ट्री में लिखे जाने वाले ड्रैगन टेमर बन सकते हो। लेकिन मैं बस मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। जिनझू ने ये देखकर गुस्से में कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम प्रिंसेस के इनविटेशन को रिफ्यूज कर रहे हो। इस अजीब सी प्रिंसेस के सामने मैंने डिसीजन लेकर उन दोनों को बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया और गार्ड पियाओ झेंगशुआंग भी इस समय खड़ा हो गया और उसने मुझे डांटते हुए कहा कि मैं अपनी लिमिट न भूलूं। मैंने हंसते हुए सामने वाले से कहा कि मैं किसी का सर्वेंट नहीं बनूंगा। जिनझू इस एटीट्यूड से पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसने तुरंत पियाओ झेंगशुआंग को इस न समझ इंसान को सबक सिखाने का ऑर्डर दे दिया। चाची बस उन दोनों को फाइट न करने के लिए समझाने ही वाली थी कि पियाओ झेंगशुआंग ने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया और साथ में ये लाइन भी जोड़ दी, एक कॉमनर के जरिए प्रिंसेस की बात न मानने का यही रिजल्ट होता है। जैसे ही पियाओ झेंगशुआंग ने फिर से अटैक स्टार्ट किया, उसने अचानक नोटिस किया कि उसके चेहरे पर एक खून का निशान आ गया है, क्योंकि इस समय मैंने ड्रैगन ममर स्वॉर्ड हाथ में ले रखी थी और कहा, मेरी चाची पर हाथ उठाने की हिम्मत की। क्या तुमने सोचा है कि तुम कैसे मरोगे? इस ठंडे गुस्से ने पियाओ झिंगशुआंग को भी डरा दिया और जिनझू साइड में उसे एक बेकार इंसान कहकर गाली दे रही थी। उसके उस घमंडी लुक को देखकर मैंने बिना सोचे आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ मार दिया। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन सी प्रिंसेस हो, अपना वो गंदा मुंह बंद करो और अपने इस बेकार बैग को लेकर निकलो। ये देखकर कि उसकी प्रिंसेस पिट गई है, पियाओ झेंगशुआंग ने तुरंत वेपन उठाकर मेरी तरफ थ्रस्ट किया, लेकिन मैंने सिर्फ अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ का वेपन तुरंत ड्रैगन मर्मर स्वॉर्ड से गिर गया। ये जानकर कि वो मुकाबला नहीं कर सकता, पियाओ झेंगशुआंग बस जिनझू की सिचुएशन देखने ही वाला था कि अगले ही सेकंड जिनझू ने उसे एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया। इसके ठीक बाद जिनझू की गुस्से वाली आवाज आई, तुम बेकार इंसान, जल्दी से उसे मारो। भले ही मुझे कभी ड्रैगन टेमर न मिले, मैं चाहती हूं कि वो आज यहीं मर जाए। इसी बीच सोरी जाओ ये अचानक फोन की रिंगटोन से जाग गई। पता चला कि चिनचू अपने फादर के कहने पर मिलने आई थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि लू फैन का फोन नो रिपब्लिक स्टेट में है। वो बस मोबाइल से बन की दुकान का लोकेशन ढूंढने ही वाली थी कि साइड की बिल्डिंग में अचानक एक ब्लास्ट हो गया और पियाओ झेंगशुआंग भी इस समय स्ट्रीट पर पीछे धकेल दिया गया था। भले ही जिनझू ने फिर से गुस्से में उसे गाली दी, लेकिन उसने अचानक एक अजीब सी स्माइल शो की। कुछ ही देर में मंत्र पढ़ रही जिनझू को एक डार्क पर्पल एनर्जी ने घेर लिया। लेकिन जैसे ही मैं हैरान था कि सामने वाली भी शायद कोई हिडन प्रोफेशन है, चिनच्यू परेशान होकर पास आई और पूछने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। हालांकि बात करते करते पियाओ झेंगशुआंग ने जिनझू के जरिए बुलाई गई उस स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया।
एक डरावनी वाइब के सामने आने के साथ ही सिस्टम ने हिंट दिया कि पियाओ झिंगशुआंग इस मोमेंट पर गार्जियन नाइट की सेकंड स्टेज में इवॉल्व हो गया है और जिन जू चिनच्यू से बिल्कुल अपोजिट एक हिडन प्रोफेशन पपेट मास्टर थी। ये देखकर कि बदला हुआ पियाओ झिंगशुआंग मेरी तरफ बढ़ रहा है, चिनच्यू मेरे सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसा बैटल नहीं था जिसमें वो इस लेवल पर इन्वॉल्व हो सके, इसलिए मैंने उससे शॉप में जाकर जाओये की सेफ्टी देखने को कहा। बात खत्म होते ही स्ट्रेंथ में बहुत बड़े जंप के साथ पियाओ झिंगशुआंग ने एक ही पल में जमीन को क्रश कर दिया। अच्छा हुआ कि मेरा रिस्पॉन्स फास्ट था, तब जाकर मैं इस इम्पैक्ट से बच पाया। ये देखकर जिनझू तुरंत एक्साइटेड होकर चिल्लाई, बिल्कुल ऐसे ही उसे मारो तभी प्रिंसेस का गुस्सा शांत होगा। लेकिन जैसे ही पियाओ झिंगशुआंग फिर से अटैक करने के लिए रेडी हुआ, ब्लैक ड्रैगन जियोये की बॉडी अचानक आसमान से नीचे आ गई। इस डरावनी वाइब को फील करके पियाओ झिंगशुआंग का दिल दहल गया। मैंने देखा कि जियोये की बॉडी अचानक आग से घिर गई। इसके बाद जिनझू की डरी हुई नजरों के सामने ड्रैगन फॉर्म में वापस आई जियोये तुरंत सबके सामने आ गई। ये लाइन कहने के बाद कि अब मेरी बारी है काउंटर अटैक करने की, चेंज हुई जियोये सीधे टारगेट की तरफ बढ़ी। उसकी उस स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ने पियाओ झिंगशुआंग को सीधे जमीन के अंदर धंसा दिया। जिनझू ने कभी नहीं सोचा था कि उसे यहाँ एक असली जाइंट ड्रैगन मिलेगा, लेकिन उसने सबसे पहले पियाओ झिंगशुआंग को बूस्ट देने के लिए अपनी एबिलिटी का यूज किया। रिजल्ट ये रहा कि उसकी स्किल ड्रैगन की दहाड़ से पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई। इसके ठीक बाद पियाओ झिंगशुआंग को एक कचरे की तरह उसके पास फेंक दिया गया। इसी के साथ मेरी वो हल्की सी आवाज आई, तुम अभी मुझे मारकर अपना गुस्सा शांत करने वाली थी ना। ये सुनकर जिनझू ने बहुत डरते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा इंसल्ट करो। क्या तुम्हें पूरी ताइची कंट्री का दुश्मन बनने से डर नहीं लगता? ये देखकर कि सामने वाली अभी भी मुझे धमकी दे रही है, मेरी आंखों में किल मोटिव आ गया और मैंने जिनझू से कहा कि जो कोई भी मेरी जाओये पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा, प्रिंसेस तो दूर की बात है, अगर कोई गॉड भी होगा तो मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा। ये कहकर बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लेड उठा लिया। यहां तक कि जियोये ने भी अपने एक्सक्लूसिव स्किल को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही अटैक होने वाला था, थोड़ी दूर से एक आवाज आई, लू फैन भाई रुक जाओ। आने वाला कोई और नहीं बल्कि चिनच्यू के डैड चिन शैनहाई थे। किसी के पास आने का नोटिस करके जियोये ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। अगले ही सेकंड मुंह की एनर्जी सीधे चिन शैनहाई की तरफ फिक्स हो गई। अच्छा हुआ कि चिनच्यू ने टाइम पर एक्सप्लेन किया कि आने वाले उसके डैड हैं, तब जाकर मैंने जियोये को अटैक रोकने का ऑर्डर दिया। भले ही चिन शैनहाई की जान बच गई थी, लेकिन जाइंट ड्रैगन से मिलने वाला प्रेशर अभी भी उनके दिल में डर पैदा कर रहा था। उस डरावनी बॉडी को देखकर चिन शैनहाई ने पहले जाइंट ड्रैगन को वापस बुलाने का सजेशन दिया ताकि वो इस मैटर को हैंडल कर सकें। चिनच्यू के फेस को देखते हुए मैंने भी जियोये को ह्यूमन फॉर्म में वापस चेंज होने को कहा। पूरे मैटर को अच्छे से समझने के बाद चिन शैनहाई ने जिनझू को हॉस्पिटल भेज दिया। इस सब के बाद मुझे अभी भी एक फीलिंग थी कि वो छोटी प्रिंसेस डेफिनेटली इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेगी। और चाची के इस मैटर के रिजल्ट पूछने पर चिन शैनहाई ने एक्सप्लेन किया कि सामने वाली फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि ताइची कंट्री के हायर लेवल्स पर भी उनकी बहुत चलती है। हालांकि मैंने सीरियस होकर कहा, भले ही उसके पास बहुत बड़ी पावर हो, मैं एक ड्रैगन एग के लिए अपना प्राइड कभी नहीं बेचूंगा। ये सुनकर चिन शैनहाई ने इस प्राइड की बहुत तारीफ की और कहा कि उनके पास एक तरीका है जिससे मैं सेफली बाहर निकल सकता हूं, लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे साउदर्न प्रोविंस के बड़े एग्जाम के ट्रायल में टॉपर बनना होगा, क्योंकि सिर्फ इसी आइडेंटिटी का यूज करके ही वो रिसोर्सेज लगाकर इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। और चिनच्यू ने भी इस समय अपनी बात जोड़ी, पूरे साउदर्न प्रोविंस के जीनियस वहां जमा होंगे, टॉपर बनना कोई आसान काम नहीं है। उस छोटी प्रिंसेस को आगे कोई ड्रामा ना करने देने के लिए मैंने भी तुरंत इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन हॉस्पिटल में जिनझू को जब पता चला कि लू फैन को कोई पनिशमेंट नहीं मिली है, तो उसने तुरंत अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस को कांटेक्ट करके चिन शैनहाई पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। वो देखना चाहती थी कि ये लू फैन चिन फैमिली के सपोर्ट के बिना कब तक जिंदा रह सकता है। बस वो ये नहीं जानती थी कि इस समय मैं बड़े एग्जाम के ट्रायल स्पॉट पर पहुंच चुका था। रिजल्ट ये रहा कि लोगों ने जैसे ही नोटिस किया कि मैं आया हूं, मेरे सबसे वीक ड्रैगन टेमर होने की आइडेंटिटी को लेकर वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अब मुझे इन फालतू बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास अभी भी 3 मीडियम ट्रेजर मैप्स बचे हैं जिनका यूज नहीं हुआ है। अगर उन्हें मिलाकर एक गॉड लेवल बना लिया जाए तो शायद बड़े एग्जाम के ट्रायल के लिए और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अचानक एक आवाज ने मेरी सोच को डिस्टर्ब किया। पता चला कि क्लास टीचर को डर था कि मैं ट्रायल में घायल न हो जाऊं, इसलिए वो स्पेशली एक ट्रांसफर स्टोन लेकर आए थे जिससे सीक्रेट रेमनेंट से बाहर निकला जा सके। जाते जाते वो मुझे सेफ रहने के लिए दूसरों के साथ टीम बनाने के लिए रिमाइंड करना भी नहीं भूले। अपने हाथ में ट्रांसफर स्टोन को देखकर मेरे होठों पर अनजाने में एक स्माइल आ गई। लेकिन इसी समय किसी ने फिर से मेरा नाम पुकारा।
मैंने देखा कि चिंचू एक लड़की को साथ लेकर इंट्रोडक्शन करा रही थी। ये उसकी बेस्ट फ्रेंड ताऊजी है। इसके बाद ताऊजी की हैरान नजरों के सामने उसने कहा, लू फैन, क्या तुम हमारे साथ टीम बनाकर ट्रायल देना चाहोगे? लेकिन मैंने बहुत तमीज से इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। आखिर टीम बनाने से स्कोर्स टीममेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और मुझे सिर्फ ट्रायल पास नहीं करना है बल्कि ट्रायल में फर्स्ट आना है। रिफ्यूज होने के बाद चिंचू भले ही थोड़ी उदास हुई, लेकिन फादर के साथ हुए उसके प्रॉमिस को याद करके उसने इस बात को माइंड नहीं किया। इस समय ताऊजी ने बहुत अजीब होकर पूछा, तुमने एक वीक प्रोफेशन वाले को टीम में आने के लिए क्यों इनवाइट किया? चिंचू ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे कहा, तुम मानो या ना मानो, इस साल का साउदर्न प्रोविंस का टॉपर डेफिनेटली लू फैन ही होगा। जैसे ही सभी लोग ट्रायल के कलेक्टिंग स्पॉट पर पहुंचे, प्रिंसिपल ने ट्रायल के रूल्स अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया। उनके मुंह से पता चला कि स्काई लैडर टावर ट्रायल के पोर्टल टोटल 4 लेवल्स में डिवाइड हैं। इसमें नॉर्मल लेवल के स्काई लैडर टावर के अंदर सिर्फ प्रोजेक्शंस होते हैं। भले ही वहां कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन स्कोर का मल्टीप्लायर सिर्फ 0.9 है। और डिफिकल्ट लेवल से असली मॉन्स्टर्स स्टार्ट होते हैं, जहां मिलने वाले स्कोर का मल्टीप्लायर 1.0 होता है। और फियर लेवल के मॉन्स्टर्स और ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, इसलिए 3 गुना स्कोर के लिए अकेले चैलेंज करने का सजेशन नहीं दिया जाता। लेकिन इसी समय एक लड़के ने प्राउड होकर कहा कि इस ट्रायल का सबसे हाई स्कोर सिर्फ उसके नाम ही होगा। चिंचू ने एक ही नजर में पहचान लिया कि यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट मिडिल स्कूल का टॉप एक्सपर्ट होंग वू है, क्योंकि उसने एक हिडन कॉम्बैट प्रोफेशन चीगोंग मास्टर अवेक किया था। उसके अकेले फियर डिफिकल्टी को सिलेक्ट करने के डिसीजन ने भी सबको हैरान कर दिया। जैसे ही लोगों के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के सीन्स मॉनिटरिंग रूम में शो हुए, फर्स्ट मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल ने बिना कुछ छुपाए कहा, होंगवू, ये लड़का हमारी स्कूल का जीनियस है, टॉपर बनना उसके लिए बिल्कुल श्योर है। जब थर्ड मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल को लगा कि फर्स्ट मिडिल स्कूल सारा लाइमलाइट ले जाएगी, चिन शैनहाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी प्रिंसिपल्स, इस बार के फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है जिसे मैं सपोर्ट कर रहा हूं। हालांकि ये जानने के बाद कि वो पर्सन ड्रैगन टेमर बना लू फैन है, फर्स्ट मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल सीधे हंस पड़े। उनके अकॉर्डिंग होंगू पहले ही फर्स्ट प्लेस पर फिक्स है और लू फैन ने तो अभी तक स्काई लैडर टावर में कदम भी नहीं रखा है। शायद वो एग्जाम छोड़ने की सोच रहा है। पर थर्ड मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल अचानक चिल्ला उठे, क्या वो एग्जाम नहीं छोड़ रहा बल्कि लास्ट नाइटमेयर डिफिकल्टी के पोर्टल का वेट कर रहा है? जल्दी ही रियलिटी ने भी प्रिंसिपल के गेस को सही साबित कर दिया। भले ही कुछ लोगों ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पोर्टल सामने आया, मैं उसी सेकंड उसके अंदर एंटर कर गया। इस मोमेंट पर प्रिंसिपल पूरी तरह पैनिक हो गए। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम जिस पर्सन ने नाइटमेयर डिफिकल्टी को चैलेंज किया था, वो इसके अंदर 2.5 मिनट भी नहीं टिक पाया और वाइल्ड बीस्ट्स का खाना बन गया। फर्स्ट मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल ने यह देखकर सीरियस होकर कहा, क्या आपकी थर्ड मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को बड़े एग्जाम के रूल्स नहीं सिखाती? इस ड्रैगन टेमर का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन चिन शैनहाई ने सीधे अपनी बात रखी, सभी प्रिंसिपल्स, अभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत जल्दी होगा। क्यों ना हम पहले देखें और फिर अपना डिसीजन लें। लू फैन पर इस लेवल का हाई ट्रस्ट देखकर प्रिंसिपल भी पूरी तरह हैरान थे, जिससे उनके माइंड में अनजाने में एक बड़ा सा गैस आने लगा। इसी के साथ मैं पहले ही नाइटमेयर लेवल के स्काई लैडर टावर के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुका था। सामने रास्ता रोके खड़े 3 ब्लैक वुल्व्स के अलावा आसपास के कोहरे में कम से कम 10 से ज्यादा और भी थे। जैसे ही ब्लैक वुल्व्स ने मुझ पर अटैक स्टार्ट किया, मैंने तुरंत अपने हाथ की ड्रैगन मर्मर स्वॉर्ड से रिप्लाई दिया। सिर्फ एक ही हिट में वहां मौजूद सारे ब्लैक वुल्व्स एक ही पल में खत्म हो गए। इस सीन को देखकर फर्स्ट मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल तुरंत खड़े हो गए। वो किसी भी तरह ये नहीं सोच पा रहे थे कि वो सबसे बेकार कहा जाने वाला प्रोफेशन असल में इतनी स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर रख सकता है। और थर्ड मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल के दिल का गैस भी और ज्यादा पक्का होता जा रहा था। क्या लू फैन को सच में वो अफवाहों वाला ड्रैगन मिल गया है? शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था। बड़े एग्जाम के ट्रायल में पहली बार ब्लैक ड्रैगन को बुलाने के मेरे मूव ने मॉनिटरिंग रूम के सभी प्रिंसिपल्स को दंग कर दिया। यहां तक कि छोटी प्रिंसेस जिनजू और ड्रैगन कंट्री के हायर लेवल्स के प्लान को भी फेल कर दिया। असल में जैसे ही मैंने एक ही हिट में कई ब्लैक वुल्व्स को साफ किया, उसके तुरंत बाद कोई मॉनिटर के सामने आया और उसने प्रिंसिपल से वीडियो को तुरंत रोकने के लिए कहा। उसने कहा कि स्क्रीन पर दिख रहा लू फैन ही वो पर्सन है जिसे वो ढूंढ रहा है। प्रिंसिपल ने यह सुनकर सीरियस होकर कहा, स्पेशल कमिश्नर सर, भले ही कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, स्टूडेंट का बड़ा एग्जाम खत्म होने तक वेट करना ही होगा। पियाओ जेंगशुआंग ने यह सुनकर सीधे कहा, वाइट प्रिंसिपल, आपको उसकी तरफ से पनिशमेंट एक्सेप्ट करने का कोई राइट नहीं है।
चिन शेनहाई ने ये देखकर आगे बढ़कर पियाओ झेंगशुआंग का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि पुराने क्लासमेट होने के नाते क्या वो साइड में चलकर बात कर सकते हैं। लेकिन पियाओ झेंगशुआंग ने ऑफिशियल काम में डिस्टर्ब न करने का बहाना बनाकर पकड़े हुए हाथ को झटक दिया और चिन शेनहाई को वार्निंग दी कि वो इस मैटर में टांग न अड़ाएं, वरना ताइची कंट्री की जिन फैमिली और ड्रैगन कैपिटल के हायर लेवल्स का गुस्सा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे ही पियाओ झेंगशुआंग ने फिर से प्रिंसिपल से उस पर्सन को लाने के लिए कहा, पीछे खड़े चिन शेनहाई ने सीधे उसका नाम लेकर रोका। उन्होंने कहा कि ड्रैगन कैपिटल के हायर लेवल्स और जिन फैमिली के रिलेशंस का दोनों कंट्रीज पर असर जरूर पड़ता है, लेकिन लू फैन का सीक्रेट एक बार पब्लिक हो गया तो ड्रैगन कैपिटल के हायर लेवल्स और जिन फैमिली का डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसलिए आज कोई भी लू फैन को यहां से नहीं ले जा सकता। इस बात ने पियाओ झेंगशुआंग को इतना गुस्सा दिलाया कि उसकी नसें दिखने लगीं। उसने चिन शेनहाई से पूछा कि क्या उसने सच में ऑर्डर के अगेंस्ट जाने का मन बना लिया है। चिन शेनहाई ने यह सुनकर बिना कुछ सोचे एक्शन लिया और शो किया कि भले ही ऑर्डर के अगेंस्ट जाना पड़े, वो इसके लिए रेडी हैं। आखिर दोनों ही 57 लेवल के सेकंड ट्रांसफर कॉम्बैट प्रोफेशन वाले थे। अगर फाइट भी हो जाए तो वो चिन शेनहाई किसी से कम नहीं थे। इसे लेकर पियाओ झेंगशुआंग को सिर्फ एक ही लाइन बोलनी पड़ी, मैं इस मैटर की रिपोर्ट डेफिनेटली ड्रैगन कैपिटल के हायर लेवल्स को दूंगा। लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से उसने फिर भी चिन शेनहाई से पूछा कि वो लू फैन के लिए इस लेवल तक क्यों जा रहे हैं। चिन शेनहाई ने हंसते हुए वापस पूछा, क्या तुम्हें सच में क्यूरियोसिटी नहीं है कि जिन फैमिली और हायर लेवल्स क्यों इतना परेशान है। ये बात सुनते ही पियाओ झेंगशुआंग का ध्यान तुरंत गया। तब जाकर उसने नोटिस किया कि लू फैन ने जो ट्रायल डिफिकल्टी सिलेक्ट की है वो सच में नाइटमेयर लेवल है। इस समय मैं बहुत एक्साइटेड होकर मैप के मार्क किए गए स्पॉट को देख रहा था। असल में ट्रायल में एंटर करने से पहले मैंने जो एडवांस ट्रेजर मैप कंबाइन किया था उसका डेस्टिनेशन सच में स्काई लैडर टावर के फर्स्ट फ्लोर पर ही था। अपने पास की झाड़ियों को हटाने के बाद जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मुझे ट्रेजर मैप के जरिए हिंट किया गया आइटम सक्सेसफुली मिल गया और सिस्टम के अकॉर्डिंग ये स्किल बुक एक्सेलरेटेड ग्रोथ नाम का एक पैसिव स्किल थी जो पेड के एक्सपीरियंस पॉइंट्स के गेन को 100% तक बढ़ा सकती थी। ये स्लो अपग्रेड होने वाली जियाओए के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही कीमती चीज थी। पहले तो मैंने सोचा था कि जिस फ्लोर तक जा पाऊंगा जाऊंगा, लेकिन अब जब मेरे पास ये पैसिव स्किल है तो मुझे जियाओए को जल्दी बाहर लाकर उसका लेवल बढ़ाना ही होगा। ये सोचकर मैंने अपना हाथ हिलाया, जियाओए बाहर आओ और मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप करो। इसी बीच मॉनिटरिंग रूम में पियाओ झेंगशुआंग अभी भी फर्स्ट मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल से सच उगलवाने की कोशिश कर रहा था कि इस लू फैन में आखिर क्या स्पेशल है। लेकिन अगले ही सेकंड ड्रैगन की दहाड़ पूरे मॉनिटरिंग रूम में गूंज उठी। इसके ठीक बाद ब्लैक ड्रैगन जियोए की बॉडी ट्रायल के सीक्रेट रेमिनेंट में सामने आ गई। ये सीन देखकर वहां मौजूद लोग पूरी तरह ब्लैंक रह गए। भले ही चिन शेनहाई इसे पहले एक बार देख चुके थे, फिर भी उन्हें ये बहुत स्ट्रांग फील हुआ। इसके ठीक बाद उन्होंने लोगों से इंट्रोडक्शन कराना स्टार्ट किया। ये सीक्रेट आप सब देख चुके हैं, वो हिस्ट्री का इकलौता ऐसा पर्सन है जिसने एक जाइंट ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो ड्रैगन टेमर है। इस मोमेंट पर अपनी आंखों से देखने के बाद व्हाइट प्रिंसिपल भी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। क्या यही वो अफवाहों वाला जाइंट ड्रैगन है? और जोए को मेरा अटैक का ऑर्डर मिलने के बाद उसने सीधे ट्रायल के सीक्रेट रेमिनेंट में मॉन्स्टर्स को साफ करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ 2.5 मिनट से भी कम टाइम में मेरा ट्रायल क्लियर करने का फ्लोर नंबर पहले ही 13वें फ्लोर पर पहुंच चुका था। इस तरह की इमेजिनेशन से परे क्लियरिंग स्पीड को देखकर फर्स्ट मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल ड्रैगन रेस की पावर से हैरान होने के साथ ही उन्हें थोड़ा फील हुआ कि शायद थर्ड ट्रांसफर प्रोफेशन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जल्दी ही ध्यान से देख रहे व्हाइट प्रिंसिपल ने भी एक नया पॉइंट नोटिस किया। उनके अकॉर्डिंग इस लड़के के सारे एट्रीब्यूट्स डेफिनेटली 100 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। भले ही वो जाइंट ड्रैगन को न बुलाए, वो फिर भी जियानहाई सिटी में फर्स्ट प्लेस पर फिक्स रह सकता है। इस समय चिन शेनहाई ने चेहरे पर चालाकी भरी स्माइल के साथ चेनशोंग से पूछा कि क्या वो लू फैन को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना चाहता है। ये सुनकर चेनशोंग ने नेचुरल तरीके से ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन जो बात उसने सोची भी नहीं थी वो ये थी कि चिन शेनहाई ने न केवल उसे जाने का ऑर्डर दिया, बल्कि ये जोड़ना भी नहीं भूला कि वो इस बिग एग्जाम का वीडियो उनके टीचर टाउन नॉर्थ मार्किस टूजिंग को भेजेगा। शाओये के ज्वाइन करने की वजह से अब मैं नाइटमेयर ट्रायल के 20वें लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि इस लेवल का गार्ड 15वें लेवल का डार्क प्रीस्ट था, लेकिन मैंने सिर्फ शाओये से एक मल्टन फ्लेम रिलीज करवाया और उसने पल भर में डार्क प्रीस्ट और उसके फॉलोअर्स को जलाकर राख कर दिया।
बेशक इससे मेरा लेवल भी 16 पर पहुंच गया, जबकि श्याओ ये 11वें लेवल पर अपग्रेड हो गया। पैनल पर मजबूती से पहले नंबर पर मौजूद 90,000 पॉइंट्स को देखते हुए मैंने श्याओ ये की ठोड़ी को सहलाते हुए कहा, अब चलो साथ मिलकर लेडर टावर को पूरी तरह साफ करते हैं। हैरान कर दिया मेरे फ्लाइंग ड्रैगन शाओ ये ने तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर फॉर्म हासिल कर लिया। न केवल उसने नाइटमेयर ट्रायल के 20वें लेवल के रीजन किंग को एक ही हिट में मार गिराया, बल्कि सभी प्रिंसिपल्स को एक बार फिर हैरान कर दिया। बात यह थी कि नाइटमेयर ट्रायल के 20वें लेवल को पास करने के बाद मैंने श्याओ ये को लेडर टावर पर हमला करने के लिए लीड किया और 2.5 घंटे की मेहनत के बाद होंगवू ने फियर डिफिकल्टी के 50वें लेवल को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया। उसे क्लियरली फील हो रहा था कि इस बार का एग्जाम ट्रायल बहुत अनयूजुअल था, लेकिन ये सोचते ही कि चिनक्यू टीम मोड में रीजन में एंटर हुआ था, उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस साल का नैन प्रोविंस एग्जाम टॉपर वही बनने वाला है। हालांकि जैसे ही मैं भी नाइटमेयर ट्रायल के 50वें लेवल पर पहुंचा, बाहर के सभी लोगों ने होंगवू को इग्नोर कर दिया और अपनी पूरी नजरें मुझ पर टिका दी। हालांकि फर्स्ट हाई स्कूल का प्रिंसिपल मानता था कि ये लू फैन बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी नजर में लेडर टावर का 50वां लेवल एक डिवाइडिंग लाइन था। भले ही वो इसे स्मूथली पास कर ले, आगे की प्रोग्रेस केवल धीमी ही होती जाएगी। और इस समय मुझे सिस्टम के पॉपअप विंडो ने अट्रैक्ट किया, जिस पर दिख रहा था कि अपग्रेड के बाद श्याओ ये ने नई स्किल्स अनलॉक की हैं। ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म के अलावा अब डिस्ट्रक्शन ड्रैगन और वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर जैसे 2 नए फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने का ऑप्शन आ गया था। लेकिन इससे पहले कि मैं नई स्किल्स को और स्टडी कर पाता, जमीन अचानक कांपने लगी। अगले ही मोमेंट कुछ बड़े माउंटेन जायंट सामने आ गए। ये देखकर प्रिंसिपल बाई तुरंत चिल्ला उठे, एक साथ 3 नाइटमेयर लेवल के बॉसेस आ गए, इसे कैसे फाइट करेंगे। दूसरी तरफ फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली। 50वें लेवल की इस डिवाइडिंग लाइन पर आखिरकार थर्ड हाई स्कूल के एटीट्यूड को दबाया जा सकता था, लेकिन उसे यह भी मानना पड़ा कि इस बार लू फैन का स्कोर जियांगहाई सिटी में नंबर 1 पर मजबूती से टिका हुआ है और नान प्रोविंस का टॉपर बनना भी काफी पॉसिबल है। उन लोगों की बातचीत के दौरान ही माउंटेन जायंट्स ने माउंटेन आर्म स्किल से मुझ पर अटैक कर दिया, लेकिन मैंने सिर्फ एक बेपरवाह स्माइल दी और तुरंत श्याओ ये को अपना वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर फॉर्म ऑन करने का ऑर्डर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ ड्रैगन फॉर्म में श्याओ ये ने हाथ उठाकर अपोनेंट के अटैक को ब्लॉक कर दिया और प्रिंसिपल बाई की हैरान आंखों के सामने एक रेड एनर्जी ने तुरंत श्याओ ये को लपेट लिया। जब तक वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ, श्याओ ये का पूरा शरीर ब्लैक आर्मर की एक लेयर से कवर हो चुका था। न केवल उसकी पावर वैल्यू कई गुना बढ़ गई, बल्कि उसने अर्थ शैटर और वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग रोअर जैसी नई स्किल्स भी अनलॉक कर लीं। इस मोमेंट पर प्रिंसिपल ऑफिस के लोग अब बिल्कुल शांत नहीं रह पा रहे थे। उन्हें बस यही फील हो रहा था कि ये लू फैन एक ही दिन में बार बार उनके माइंडसेट को रिफ्रेश कर रहा है। और दूसरे माउंटेन जायंट के अटैक से बचने के बाद मैंने डिसीसिव होकर ड्रैगन एनकरेजमेंट स्किल एक्टिवेट की, जिसने एक बार फिर श्याओ ये के सभी एट्रीब्यूट्स को 30% बढ़ा दिया। फिर मेरे एक ऑर्डर पर 4000 के करीब पावर वाले श्याओ ये ने केवल एक हैवी अटैक से उनमें से एक माउंटेन जायंट को चूर चूर कर दिया। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस लेवल का रीजन बॉस ड्रैगन के सामने इतना कमजोर साबित होगा। साइड में खड़े प्रिंसिपल बाई ने इसके पीछे का लॉजिक समझ लिया। उसकी नजर में इस एक हिट से माउंटेन जायंट को खत्म करने के लिए अटैक पावर 2000 पॉइंट से काफी ज्यादा होनी चाहिए थी। इसीलिए चिन शनहाई ने पीछे मुड़कर अपने ब्लैंक माइंड वाले फ्रेंड क्वियन शोंग से पूछा, ओल्ड क्वियन, लू फैन की स्ट्रेंथ देखकर क्या तुम्हें अब लगता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें उसे ले जाने से रोका? ड्रैगन ब्लड क्लॉ से बने ड्रैगन क्लॉ की पावर खुद ब्लैक ड्रैगन पर डिपेंड करती थी, इसलिए मैंने भी आसानी से दूसरे माउंटेन जायंट को किल कर दिया। लेकिन मेरे लैंड होने से पहले ही लास्ट माउंटेन जायंट ने इस मौके का फायदा उठाकर मुझ पर स्नीक अटैक कर दिया, जिसके रिजल्ट में श्याओ ये के डिस्पाइस रोअर ने उसे तुरंत अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया। ओरिजिनली मैं उस पर लास्ट डांस मूव्स यूज करना चाहता था, लेकिन अचानक एक आवाज आई। श्याओ ये ने बिना कुछ सोचे अर्थ शैटर स्किल यूज की, जिसने उस माउंटेन जायंट को सीधे पत्थरों में बदल दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद मेरा लेवल बढ़कर 17 हो गया, जबकि श्याओ ये 12वें लेवल पर पहुंच गया। इस पर बिना किसी हेसिटेशन के मैंने अगले लेवल का चैलेंज स्टार्ट कर दिया। आखिर अब नाइटमेयर डिफिकल्टी मेरे लिए कोई रुकावट नहीं थी, और जब तक मैं एक एक करके लेवल्स क्लियर करता रहूंगा, मेरी और श्याओ ये की लेवल अप स्पीड बहुत फास्ट रहेगी। इस समय मॉनिटरिंग रूम में जब प्रिंसिपल बाई ने क्वियन शोंग से पूछा कि क्या वो अंदाजा लगा सकता है कि लू फैन के ड्रैगन का फॉर्म चेंज होने के बाद उसकी पावर किस डरावने नंबर तक पहुंची है, तो एक्सपीरियंस चेन शोंग ने रिप्लाई दिया,
मैंने ड्रैगन कैपिटल में कुछ बड़े लोगों को एक्शन में देखा है। अगर पावर की तुलना करें तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस ड्रैगन की पावर कम से कम 2500 पॉइंट से ऊपर है। ये सुनकर फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उनके करंट लेवल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से ये वैल्यू बहुत बड़ी थी। शांत होने के बाद फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने इस टॉपिक पर बहस करना बंद कर दिया और धीरे से बोला, चूंकि उसने 50वां लेवल पार कर लिया है तो लेडर टावर में अब एक नया मोड अपीयर होगा। ये सुनकर प्रिंसिपल बाई ने आगे कहा, इन कैंडिडेट्स को जब भी ढेर सारे मॉन्स्टर्स वाले लेवल से गुजरना होगा तो उन्हें एक बॉस लेवल का सामना करना ही पड़ेगा। उस समय उन कैंडिडेट्स की जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि नाइटमेयर लेवल के लेडर टावर में चाहे कोई भी मंजिल हो, सब कुछ पहले ही नाइटमेयर डिफिकल्टी के रीजन प्रोटेक्शन से रिप्लेस हो चुका है। जीत लिया। बिग एग्जाम ट्रायल में मैंने और ब्लैक ड्रैगन शाओ ये ने एक बार फिर शानदार बैटल स्ट्रेटेजी दिखाई। जब बाकी लोग अभी भी फियर डिफिकल्टी में स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने सीधे नाइटमेयर लेडर टावर के 99वें लेवल को हासिल कर लिया और एक बार फिर ब्लैक ड्रैगन के बारे में प्रिंसिपल्स की समझ को रिफ्रेश कर दिया। बात यह थी कि जैसे ही मैंने नाइटमेयर ट्रायल के 50वें लेवल को क्लियर किया, मॉनिटरिंग रूम में प्रिंसिपल बाई के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी, क्योंकि एक बार नाइटमेयर लेवल नए मोड में बदल जाता है तो न केवल एक साथ कई बॉसेस अपीयर होंगे, बल्कि उन बॉसेस के एट्रीब्यूट्स भी कई गुना बढ़ जाएंगे। इस पर चिंशनहाई ने एक बेपरवाह स्माइल दी और प्रिंसिपल बाई से कहा कि ड्रैगन की स्ट्रेंथ को इतना अंडर एस्टिमेट न करे। और इस समय मैंने अपना कत्लेआम मोड ऑन कर दिया था। हालांकि मैंने नोटिस किया कि ये बॉस मॉन्स्टर्स मजबूत होते जा रहे थे, लेकिन वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर फॉर्म में शाओ ये के लिए ये मॉन्स्टर्स उसके लिए फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं थे। ये देखकर प्रिंसिपल बाई तारीफ किए बिना नहीं रह सका। सिर्फ 10 मिनट बीते थे और वो पहले ही 70 से ज्यादा लेवल्स क्लियर कर चुका था। याद रहे कि पिछले सालों में भी कई जीनियस कैंडिडेट्स ने अपनी लिमिट्स पुश करने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादा एग्जॉस्ट होने की वजह से वे एग्जाम ट्रायल में ही मारे गए थे। और लू फैन की करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए वो पिछले 10-15 सालों में इकलौता ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जो लेडर टावर के 100वें लेवल को क्लियर कर पाए। फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने ये सुनते ही इस बात को रिजेक्ट कर दिया। उसकी नजर में हालांकि लेडर टावर का बॉस ओरिजिनल रीजन जितना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन 99वें लेवल की डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा भयानक थी। तभी असिस्टेंट ने अचानक रिमाइंड कराया, सब लोग जल्दी देखो, लू फैन 99वें लेवल पर पहुंच गया है। देखा जा सकता था कि एक डार्क कॉरिडोर से गुजरने के बाद सामने एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर एक स्टील थ्रोन बना हुआ था और थ्रोन के दोनों तरफ बिना सिर वाले 4 आर्मर्ड सोल्जर्स खड़े थे। तभी दीवार पर लगी कैंडल अचानक जल उठी और अगले ही पल वो बिना सिर वाले सोल्जर्स भी जिंदा हो गए। तुरंत ही उनमें से एक सोल्जर ने हैवी एक्स घुमाकर मुझ पर अटैक किया। एक जोरदार धमाके के साथ उस डरावने फोर्स ने पल भर में जमीन को चकनाचूर कर दिया। बेशक मेरी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से ये अटैक मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मेरी मेमोरी में ब्रोकन किंगडम से आए हेडलेस नाइट्स का ये रीजन काफी फेमस था, क्योंकि उनके पास लाइफ शेयरिंग नाम की एबिलिटी थी। लोगों ने इसे क्लियर करने का सबसे सेफ तरीका पहले ही ढूंढ लिया था। वो तरीका था कि किन्हीं 3 नाइट्स को कंट्रोल करो और बचे हुए एक पर पूरी ताकत से अटैक करो तो आसानी से जीत मिल जाती है। लेकिन बिना किसी कंट्रोल स्किल वाले मेरे लिए, मैं सिर्फ अपनी रॉ पावर से उन सबको एक साथ खत्म कर सकता था। स्पीयर नाइट के डिस्पाइस स्पीयर्स स्किल का सामना करते हुए मैंने उसके अटैक को रोकने के लिए ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड घुमाई और साथ ही काउंटर अटैक करने का सही मौका भी देखा। ब्लेड पल भर में अपोनेंट की बॉडी से होकर गुजरा, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि इस अटैक ने स्पीयर नाइट को 2 टुकड़ों में नहीं काटा, बल्कि इसके बजाय लॉन्ग स्वॉर्ड नाइट का डिस्पाइस काउंटर अटैक स्किल ट्रिगर हो गया। अच्छी बात यह थी कि यह सब मेरी प्लानिंग में था, इसलिए बस यही सही मौका है। शाओ ये के अर्थ शैटर स्किल के साथ पूरा कैसल उसी मोमेंट ढह गया, लेकिन मेरी खुशी 2 सेकंड भी नहीं टिकी कि डबल स्वॉर्ड नाइट बहुत तेज स्पीड से मेरी तरफ झपटा। उसका डिस्पाइस थंडर स्किल न केवल अटैक स्पीड बढ़ा सकता था, बल्कि अटैक्स में थंडर डैमेज भी जोड़ सकता था। लेकिन जब मैं डबल स्वॉर्ड नाइट के अटैक को ब्लॉक कर रहा था तो स्पीयर नाइट और हैवी एक्स नाइट ने भी मौके का फायदा उठाकर अटैक कर दिया। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि मेरी इमेज पल भर में गायब हो गई थी। जमीन पर मौजूद 3 हेडलेस नाइट्स को देखते हुए मैं जानता था कि मैं यहां टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने हाथ लहराया और डिसीसिवली शाओये को मॉल्टन फ्लेम स्किल चार्ज करने का ऑर्डर दिया। आखिर मेरा टारगेट तो लेडर टावर का 100वां लेवल था। हैरान रह गए मेरे फ्लाइंग ड्रैगन शाओये ने सिर्फ अपना डिस्ट्रक्शन ड्रैगन फॉर्म ऑन किया और मॉनिटरिंग रूम के सभी प्रिंसिपल्स पूरी तरह हैरान रह गए। यहां तक कि उसने अपनी नई स्किल कैटाक्लिज्म से नाइटमेयर ट्रायल के 100वें लेवल की अनडेड आर्मी को पूरी तरह खत्म कर दिया।
बात ये थी कि मेरे शाओ ये को मल्टन फ्लेम यूज करने का ऑर्डर देने के बाद उस जलती हुई गर्मी ने चारों डिस्पाइस नाइट्स को पल भर में पिघला दिया। चूंकि लेडर टावर का 99वां लेवल क्लियर हो चुका था, शाओ ये का लेवल भी स्मूथली 15 पर पहुंच गया और उसने नई स्किल कैटेक्लिज्म अनलॉक कर ली। इस समय मॉनिटरिंग रूम में लोग हैरान थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नाइटमेयर लेवल के बिग एग्जाम ट्रायल के लास्ट गेट को ये लड़का इतनी आसानी से तोड़ देगा। चिन शनहाई ने आराम से कहा, लगता है आज हम इतिहास बनते देखने वाले हैं। 100वें लेवल के गेट को खोलने वाली सीलिंग स्वॉर्ड को पकड़े हुए मुझे देखकर प्रिंसिपल बाई को पसीना आ गया। उसे लगा कि नाइटमेयर लेडर टावर के 100वें लेवल का ट्रायल शायद कैंडिडेट्स को पास कराने के लिए बनाया ही नहीं गया था। और जैसे ही मैंने एंट्रेंस से सीलिंग स्वॉर्ड निकाली, एक रेड एनर्जी ने तुरंत पूरे एरिया को कवर कर लिया और अगले ही मोमेंट ढेर सारे स्केलेटन सोल्जर्स सामने आ गए। उनकी गिनती 500 से ज्यादा थी और उस थ्रोन पर जो पहले खाली था, एक बड़ा सा फिगर दिखाई दिया। पैनल से पता चला कि वो उन मॉन्स्टर्स का बॉस एम्परर ऑफ डिस्पाइज था। ये देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये 100वां लेवल का ट्रायल असल में पूरा ब्रोकन किंगडम रीजन था। लेकिन ये सोचते हुए कि शाओ ये के पास एक और फॉर्म है और नई स्किल कैटेक्लिज्म अभी यूज नहीं हुई है, मैंने भी हाथ लहराकर कहा, लास्ट लेवल है, चलो एक ही सांस में इस एग्जाम ट्रायल का रिवॉर्ड जीत लेते हैं। तो शाओ ये, इन्हें अपना डिस्ट्रक्शन ड्रैगन फॉर्म दिखाओ। एक डरावनी दहाड़ के साथ जो चारों तरफ गूंज उठी, शाओ ये ने पलक झपकते ही अपना फॉर्म चेंज कर लिया। हालांकि उसकी पावर थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन 7000 से ज्यादा की मेंटल पावर का मतलब था कि शाओ ये बिना किसी रोक टोक के तरह तरह की स्किल्स यूज कर सकता था। बेशक इसने किन शनहे और बाकी लोगों को भी हैरान कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लू फैन के ब्लैक ड्रैगन के पास ऐसा ट्रम्प कार्ड भी होगा। तभी एम्परर ऑफ डिस्पाइज ने अपनी स्वॉर्ड घुमाई और चिल्लाया, मेरी अनडेड आर्मी, अपने किंग के लिए फाइट करो। उन 500 से ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स के चार्ज को देखते हुए मैंने बिना किसी हेजिटेशन के काउंटर अटैक शुरू कर दिया और शाओ ये भी पूरी अनडेड आर्मी को चैलेंज करने के लिए रेडी था। जल्द ही मैं स्केलेटन सोल्जर्स के इस ग्रुप से भिड़ गया, क्योंकि मुझे लगा कि शाओ ये की स्किल गाइडेंस पूरी हो चुकी है। मैंने डिसीसिव होकर नई स्किल कैटेक्लिज्म का पहला स्टेज ट्रिगर करने का ऑर्डर दिया। जैसे ही शाओ ये आसमान में तेजी से उड़ा, उन सोल्जर्स के पीछे की जमीन पर कई क्रैक्स बन गए और फिर पूरी जमीन पर एक भयानक ब्लास्ट हुआ। कैटेक्लिज्म स्किल का पहला स्टेज एक्टिवेट होने के बाद शाओ ये जिस भी एरिया से गुजरता था, वहां ब्लास्ट होता था और बर्निंग इफेक्ट जुड़ जाता था। चूंकि स्क्रीन पर अनडेड आर्मी की गिनती 100 से भी कम रह गई थी, प्रिंसिपल बाई अपनी लाइफ पर डाउट करने लगा। क्या इस तरह की स्किल सचमुच एक कैंडिडेट के कंट्रोल में हो सकती है? उसी समय गार्ड के 4 नाइट्स ने मुझे प्लेटफॉर्म पर चढ़ते देखा और अटैक करने के लिए अपनी अपनी स्किल्स एक्टिवेट की। हालांकि 20वें लेवल पर पहुंचे मेरे लिए इन अटैक से बिना किसी एफर्ट के बचना बहुत आसान था और मैंने मौके का फायदा उठाकर शाओ ये से कहा, अभी सही समय है, इन्हें क्रश कर दो। ऑर्डर मिलते ही शाओ ये ने कैटेक्लिज्म का दूसरा स्टेज एक्टिवेट कर दिया। अपने डाइव अटैक से हुए डैमेज पर डिपेंड करते हुए उसने अनडेड आर्मी की गिनती सीधे घटाकर 37 कर दी। अगले ही मोमेंट कैटेक्लिज्म का तीसरा स्टेज आया। न केवल बचे हुए स्केलेटन सोल्जर्स राख में बदल गए, बल्कि गार्ड के 4 नाइट्स भी ब्लास्ट में गायब हो गए। उसकी नजर में सबसे मुश्किल लेवल भी इस लड़के की असली स्ट्रैथ का टेस्ट नहीं ले पा रहा था। दूसरी तरफ बाकी 2 प्रिंसिपल्स ने स्कोर बोर्ड की तरफ देखा और तारीफ की कि 30 सालों से जो 1 मिलियन का स्कोर कोई नहीं तोड़ पाया था, उसे आज लुफैन तोड़ने वाला है। और इस समय मैं धीरे धीरे एम्परर ऑफ डिस्पाइज की तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारे छोटे मोटे चेले खत्म हो चुके हैं, तो क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? पास कर लिया, पास कर लिया। आखिरकार मैंने नाइटमेयर लेडर टावर के 100वें लेवल के ट्रायल को पास कर लिया और इस मूव ने न केवल हिस्ट्री क्रिएट की, बल्कि शॉक्ड ट्रियो को एक बार फिर हैरान कर दिया। यहां तक कि वे मेरी फोटो स्कूल की वॉल ऑफ फेम पर लगाने वाले थे। बात यह थी कि शाओ ये के कैटेक्लिज्म स्किल से अनडेड आर्मी के सभी चेलों को आसानी से मारने के बाद मैंने थ्रोन पर बैठे एम्परर ऑफ डिस्पाइजन को चैलेंज किया। ये देखकर एम्परर ऑफ डिस्पाइज सबसे पहले मेरी तरफ लपका, जबकि मैंने अपना आर्म ड्रैगन क्लॉ में बदला और शाओ ये को अपनी स्किल रेडी रखने का ऑर्डर दिया। जैसे ही एम्परर ऑफ डिस्पाइज का अटैक ड्रैगन क्लॉ से रुक गया, शाओ ये ने उसी मोमेंट ऑल थिंग्स बर्न स्किल एक्टिवेट कर दी। उस डरावने फायरस्टॉर्म ने एम्परर ऑफ डिस्पाइज को तुरंत पीछे धकेल दिया। तभी एम्परर ऑफ डिस्पाइज ने अचानक कुछ अजीब नोटिस किया। उसे लगा कि उसकी पावर लगातार कम हो रही है। ये देखकर मैंने एक चालाक स्माइल के साथ उससे पूछा, क्या तुम्हें अब एहसास हो रहा है कि तुम कमजोर पड़ रहे हो? असल में ये आईट्यून्स रिंग की यूनिक स्किल थी, जो अटैक्स के जरिए टारगेट पर अलग अलग नेगेटिव इफेक्ट्स लगा सकती थी। बात समझ में आते ही एम्परर ऑफ डिस्पाइज का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। इस पर मैंने शाओ ये से चिल्लाकर कहा, अभी सही मौका है, इसे क्रश कर दो। शाओ ये ने तेजी से अपने फायर विंग्स फड़फड़ाए और ऑल थिंग्स बर्न स्किल का दूसरा स्टेज एक्टिवेट हो गया।
उससे हुए भयानक ब्लास्ट ने पूरे एरिया को कवर कर लिया। लेकिन इससे पहले कि एम्परर ऑफ डिस्पाइस संभल पाता, मैंने अपनी ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड पकड़ी और तेजी से उसकी तरफ झपटा। एक क्रैकिंग साउंड के साथ ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड सीधे एम्परर ऑफ डिस्पाइस के चेस्ट में चुभ गई और उस पावरफुल फोर्स ने पूरे स्टील थ्रोन को भी आर पार छेद दिया। एम्परर ऑफ डिस्पाइस को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद सिस्टम ने इंडिकेट किया कि मेरा लेवल 22 हो गया है, जबकि शाओ ये का लेवल बढ़कर 17 हो गया। हालांकि जब मैं क्लियरेंस रिवॉर्ड्स चेक करने वाला था, मॉनिटरिंग रूम में शॉक्ड ट्रियो पहले ही दंग रह गया था। आखिर 30 सालों से जो 1 मिलियन का स्कोर कोई नहीं तोड़ पाया था, उसे इस लड़के ने 1.29 मिलियन तक रिफ्रेश कर दिया था। और इस समय मेरी नजरें रिवॉर्ड्स पर टिकी थीं, जिनमें से स्किल बुक आइस ड्रैगन किंग्स रेज एक कंट्रोल स्किल थी जो मुझे शाओ ये के साथ काम करने का मौका दे सकती थी। हालांकि लिंगफेंग रिंग से शाओ ये को इफेक्ट बोनस नहीं मिल सकता था, लेकिन मेरे लिए ये एक बेहतरीन चीज थी। रही बात लेजेंडरी क्वालिटी के फ्रॉस्ट आर्मर क्लोक की, तो चाहे वो आइस डैमेज रिडक्शन हो या फायर एनहेंसमेंट, ये लगभग शाओ ये के डिस्ट्रक्शन ड्रैगन फॉर्म के लिए ही बना था। मानना पड़ेगा, नाइटमेयर लेवल के बिग एग्जाम ट्रायल का रिवॉर्ड सचमुच कमाल का था। यहाँ ट्रायल सीक्रेट रीजन से बाहर निकलकर टेलीपोर्टेशन गेट से गुजरते ही प्रिंसिपल बाई बिना किसी इंतजार के आगे आया और बोला, तुम लड़के तो कमाल हो, आज से तुम्हारी फोटो हमेशा के लिए स्कूल की वॉल ऑफ फेम पर टंगी रहेगी। फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने यह सुनते ही तुरंत मना कर दिया। याद रहे कि वॉल ऑफ फेम पर उन लोगों की फोटो होती है जो पास्ट में बीस्ट्स के अटैक से लड़ते हुए शहीद हुए थे। जबकि चिन शनहाई ने मेरी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की। मैंने भी टॉपिक को टैजी कंट्री की छोटी प्रिंसेस की तरफ मोड़ दिया और पूछा कि अब जब उसने एडजस्टमेंट पूरा कर लिया है तो क्या वो आगे उसकी तरफ से डिस्टर्ब नहीं होगा। चिन शनहाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने ये मामला अपने टीचर टाउन नॉर्थ मार्किस टूजिंग को सौंप दिया है। ये सुनकर चेन चोंग ने दोनों पर एक नजर डाली और फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। उसी समय ड्रैगन कंट्री के नॉर्थ पोल रीजन के एक ऑफिस में ब्लैक ड्रैगन के तबाही मचाने का वीडियो चल रहा था और वीडियो देखने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि चिन शनहाई का टीचर टाउन नॉर्थ मार्क्विस टूजिंग था। तभी ऑफिस का डोर बजा और कोई ढेर सारी फाइल्स लेकर रूम में एंटर हुआ। पता चला कि ये वो एविडेंस थे जो टूजिंग ने चिन शनहाई की इन्फॉर्मेशन के बेस पर कलेक्ट किए थे, जो ड्रैगन कैपिटल के हाई लेवल ऑफिसर्स और जिन फैमिली के बीच मिली भगत को दिखाते थे। सब नर्डिनेट से पता चला कि हाई लेवल ऑफिसर रुअन चंगफेंग और जिन फैमिली के बीच सरफेस पर नॉर्मल रिलेशन थे, लेकिन सीक्रेटली रुअन चंगफेंग ने जिन फैमिली को कई स्पेशल प्रिविलेजेस दिए थे और जिन फैमिली ने भी बदले में उसे काफी फायदा पहुंचाया था। और छोटी प्रिंसेस जिन जू का ड्रैगन कंट्री आकर ड्रैगन मास्टर को ले जाना भी रुअन चंगफेंग की अप्रूवल से हुआ था। मैटर का इनसाइड ट्रुथ समझने के बाद टू जिंग ने तुरंत कहा कि वो ऐसे गद्दार को दूसरों की मदद के लिए ड्रैगन कंट्री में अपनी मनमानी नहीं करने देगा। इसलिए उसने हाथ लहराकर सब ओ नर्डिनेट से कहा, रुआन चांगफेंग को ऑर्डर दो कि आज से उसकी सारी ड्यूटीज और पावर्स छीन ली जाएं। ड्रैगन कैपिटल के हाई लेवल ऑफिसर्स में अब उसकी कोई जगह नहीं है। रही बात जिन फैमिली की, अगर वे रुअन चांगफेंग के पास जाने की हिम्मत करें तो रेस्क्यू टीम को भेजकर उनका हालचाल पूछ लेना। ये सब करने के बाद उसने इंस्ट्रक्शंस देना भी नहीं भूला, इस ड्रैगन मास्टर पर नजर रखो कि वो किस एकेडमी में जाता है और प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर देना कि उसे बेस्ट रिसोर्सेज दिए जाएं। कुछ ही देर में जिन जू को रुअन चांगफेंग के सस्पेंशन की न्यूज मिल गई। शुरू में उसे लगा कि ड्रैगन मास्टर को पकड़ देने का प्लान फेल हो गया है, लेकिन जब उसने फोन पर सुना कि लुफैन के अलावा चिंगजो सिटी में एक और ड्रैगन मास्टर है, तो जिन जू के चेहरे पर एक चालाक स्माइल आ गई। उसने सोचा कि उम्मीद है ये ड्रैगन मास्टर इतना बेवकूफ नहीं होगा। अपीयर हो गया। ड्रैगन मास्टर प्रोफेशन को वेक करने वाला दूसरा इंसान आखिरकार अपीयर हो गया। लेकिन न केवल वो खुशी खुशी जिनझू का सर्वेंट बनने को तैयार था, बल्कि दुनिया का इकलौता ड्रैगन मास्टर बनने के लिए मुझे रिप्लेस करने का प्लान बना रहा था। बात यह थी कि एक्साइटेड प्रिंसिपल से घिरे होने के बाद होंगवू भी अपना एग्जाम ट्रायल पूरा करके टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर आ गया। अपने पैनल पर 89,000 पॉइंट्स का स्कोर देखकर होंगवू बहुत एक्साइटेड हुआ। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से फियर डिफिकल्टी का 72वां लेवल उसे टॉपर का टाइटल दिलाने के लिए काफी था और ये स्कोर टॉप 10 एकेडमीज को उसके लिए फाइट करने पर मजबूर कर सकता था। तभी पास के शोर ने उसका अटेंशन अट्रैक्ट किया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि प्रिंसिपल्स एक साथ क्यों इकट्ठे थे। फिर भी वो तुरंत विश करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब उसने होंगवू को कहते सुना कि उसे नहीं पता कि उसका 80 से 90 हजार का स्कोर टॉपर का टाइटल सिक्योर कर पाएगा या नहीं, फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके कंधे पर थपकी दी और उसे अपनी चोटों का इलाज कराने को कहा और साथ ही जोड़ा, तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम किसी भी टॉप 10 एकेडमी में आसानी से जा सकते हो।
ये सुनकर होंगवू पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि प्रिंसिपल का क्या मतलब था, लेकिन ये सोचते हुए कि वो अपने स्कोर पर प्राउड फील कर सकता है, उसे बस यही लगा कि प्रिंसिपल उसे हम्बल रहने की सलाह दे रहे हैं। इसलिए वो चिल्लाया, मैं आपका मतलब समझ गया, मैं इस बात से बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं बनूंगा। जल्द ही एग्जाम ट्रायल के रिजल्ट्स का दिन आ गया, लेकिन मैं और मेरी आंटी घर के बाहर फंस गए। चिन शनहाई से पता चला कि ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि नैन प्रोविंस में मेरी नंबर 1 रैंक सबको पता चल चुकी थी। हर कोई टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले दौड़ पड़ा था। बेशक वो एग्जाम ट्रायल का टॉपर रिवॉर्ड भी लाया था, जो स्किल बुक ब्लू ड्रैगन किंग्स रोअर थी, जो थंडर शॉक से दुश्मनों को हैवी डैमेज दे सकती थी और पैरालिसिस इफेक्ट जोड़ सकती थी। थंडर पोशन का यूज करने के बाद ये परमानेंटली थंडर स्किल्स की पावर और रेजिस्टेंस बढ़ा सकता था। रही बात विंड आर्मर और फ्लैश बूट्स की, तो पहला पहनने वाले का डैमेज 30% कम कर सकता था, जबकि दूसरा सिर्फ 30 सेकंड के चार्ज के बाद 50 मीटर के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। इसके अलावा इसमें 50 मिलियन का कैश प्राइज भी शामिल था। ये सोचते हुए कि ये आइटम्स मेरी और श्याओ ये की स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकते हैं, मैंने बिना किसी झिझक के इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। उसी समय चिनच्यू रूम में आया और सबको बताया कि टॉप 10 एकेडमीज के हेड्स जांगहाई सिटी पहुंच चुके हैं। वो मुझे अपने साथ इंटरव्यू के लिए इनवाइट करने आया था। ये सुनकर मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया। याद रहे कि ट्रायल लिस्ट अभी अभी पब्लिश हुई थी और वे इतनी जल्दी जांगहाई सिटी कैसे पहुंच गए। मेरी कंफ्यूजन को समझते हुए किन शनहे ने मेरे कान में समझाया, तुम्हारे एग्जाम का वीडियो और स्कोर मेरे टीचर टाउन नॉर्थ मार्क्विस ने सीक्रेट रखा था। टॉप 10 एकेडमीज और ड्रैगन कैपिटल के हाई लेवल ऑफिसर्स के अलावा इसे किसी ने नहीं देखा है। और फिर उसने मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहा कि जिन झू का मैटर टाउन नॉर्थ मार्किस ने सॉल्व कर दिया है, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अपने फादर को जिनझू का नाम लेते सुनकर किनक्यू ने तुरंत 10 मिलियन की वैल्यू वाला पर्पल गोल्ड कार्ड दिया और बताया कि लास्ट टाइम वे थैंक यू बोलने आए थे, लेकिन जिनझू नाम की उस नखरीली प्रिंसेस ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया था। मुझे पर्पल गोल्ड कार्ड एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते देखकर चिन शनहाई अचानक जोर से हंसा। तुमने मेरी बेटी को बचाया था, क्या मेरी बेटी 10 मिलियन की भी हकदार नहीं है? तो इसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। इस तरह आंटी और चिन शनहाई की मौजूदगी में बिना सिचुएशन समझे मुझे चिंचू सीधे रूम से बाहर खींच ले गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ चिंगजो सिटी के एक जंगल में जिनजू और पार्क जोंगसांग सामने चल रही फाइट को एंजॉय कर रहे थे। पार्क जोंगसांग से ये सुनकर कि चेन तियनजी का करंट लेवल 19 है और उसका आर्मर्ड ड्रैगन 14वें लेवल पर है, जिनजू के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने तारीफ की कि ड्रैगन मास्टर सचमुच 3 हिडन प्रोफेशंस में से एक है जो इतनी जल्दी 30वें लेवल के कॉपी बॉस से फाइट कर सकता है। चेन तियानजी के ऑर्डर के साथ आर्मर्ड ड्रैगन के सिर्फ एक स्वैप ने इस व्हाइट हेयर्ड ऐप मॉन्स्टर को पीछे धकेल दिया, जबकि उसने खुद ड्रैगन मास्टर की एक्सक्लूसिव स्किल ड्रैगन स्पीयर स्ट्राइक यूज की एक आवाज के साथ। ओके, व्हाइट हेयर्ड ऐप मॉन्स्टर उस डरावनी पावर से सीधा बिंध गया। चेन तियानजी का लेवल 20 और आर्मर्ड ड्रैगन का लेवल 15 होते देखकर जिनझू तारीफ के बिना नहीं रह सकी। बहुत अच्छे, तुमने मेरी दी हुई ड्रैगन एग को वेस्ट नहीं किया। और फिर पार्क जोंग संग से कहा, तुम्हारी ये ड्रैगन स्पीयर अब से इसकी होगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चेन तियानजी ने तुरंत अपनी लॉयल्टी दिखाई और कहा कि आर्मर्ड ड्रैगन और ड्रैगन स्पीयर के साथ प्रिंसेस के मैजिक बफ के साथ वो निश्चित रूप से नैन प्रोविंस के उस एग्जाम टॉपर को हरा देगा। अपनी इंसल्ट को याद करते हुए जिनझू गुस्से से भर गई, इसलिए उसने हाथ लहराया। मैं तुम्हें हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन मास्टर बनने में हेल्प करूंगी, लेकिन तुम्हें लू फैन का नाम हमेशा याद रखना होगा। जब तक तुम उसे मार नहीं देते और उसका ब्लैक ड्रैगन छीन नहीं लेते, तब तक तुम सबसे ऊपर रहोगे। चेन तियानजी को कहते सुनकर कि वो उसकी उम्मीदों को कभी नीचा नहीं दिखाएगा, जिनझू ने एक सेटिस्फाइड स्माइल दी। तुम उस लू फैन से काफी ज्यादा समझदार हो। मैंने उसे आगे बढ़ने का मौका दिया, लेकिन उसने वैल्यू नहीं समझी और फिर उसने पार्क जोंगसंग को जांगहाई सिटी जाने का अरेंजमेंट करने को कहा। जब तक ये कंफर्म हो जाता है कि लू फैन नाम का वो लड़का एकेडमी में एंटर कर चुका है, तब तक उसे जल्द ही निराशा का एहसास हो जाएगा। आमने सामने आ गए 2 बड़े ड्रैगन मास्टर्स आखिरकार ड्रैगन कैपिटल एकेडमी में आमने सामने आ गए। लेकिन चेन तियानजी ने न केवल मौके पर ही मुझे चैलेंज किया, बल्कि एरोगेंटली कहा कि वो दुनिया में खुद को इकलौता ड्रैगन मास्टर बनाएगा। बात यह थी कि अभी अभी मुझे किंचू जबरदस्ती अपने घर इंटरव्यू के लिए ले गया था, लेकिन इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंचकर उसने शर्माते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैंने सोचा है कि किस एकेडमी में अप्लाई करना है, और उसके फादर चाहते थे कि वो मेरे साथ एक ही जगह जाए ताकि दोनों एक दूसरे का ध्यान रख सकें। एकेडमी में टीम वर्क की इंपॉर्टेंस को याद करते हुए मैंने भी मुस्कुराकर रिप्लाई दिया, हालांकि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि किस एकेडमी में जाना है, लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं तुम्हें रिजल्ट बता दूंगा। आखिर हमारे पास पहले का टीम एक्सपीरियंस है। अगर हम किसी रीजन में साथ जाते हैं तो तुम मेरी पहली चॉइस होगे। ये सुनकर चिनच्यू तुरंत चिल्लाया, चिंता मत करो,
मैं तुम्हें कभी नीचे नहीं खींचूंगा। यहाँ मीटिंग रूम में एंटर करते ही मैं सामने के नजारे को देखकर चौंक गया। रूम में कई अलग अलग एकेडमीज के हेड्स बैठे थे और उनमें से एक मोटे इंसान ने सबसे पहले बोला, तुम वही ड्रैगन मास्टर हो ना, जिसने सबसे पहले ड्रैगन रेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हमने तुम्हारा एग्जाम वीडियो देखा है। क्या तुम साउथ प्रांत के टॉपर ने अपनी एकेडमी चुन ली है? फिर उसने पास खड़े नॉर्थ रीजन एकेडमी के हेड को ठंडी नजरों से देखा और कहा कि जब तक वो उनकी जान्नान एकेडमी में ज्वाइन करेगा उसे 10 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स की स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ ही अलग अलग ओशंस और रीजन्स का अनकंडीशनल सपोर्ट भी मिलेगा। ये देखकर नॉर्थ रीजन एकेडमी के हेड ने तुरंत रिप्लाई दिया और उनकी जांगनन एकेडमी का मजाक उड़ाया कि वे इतने कंजूस हैं कि सिर्फ इतनी सी चीजों से 2 टॉपर्स को छीनना चाहते हैं। फिर उसने कहा कि उनकी नॉर्थ रीजन एकेडमी 30 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स देने को तैयार है। साथ ही स्नो कंट्री के 20 रीजन्स भी फ्री में दे रही है, जो बाहर के लोगों के लिए ओपन नहीं है। जब कई हेड्स मेरे लिए आपस में बहस कर रहे थे, तब ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के हेड गुहान, जो चुप बैठे थे, बोले, स्टूडेंट लू, इस साल का नेशनल ट्रायल का स्लॉट ड्रैगन कैपिटल एकेडमी से सिलेक्ट होगा और हम ये स्लॉट तुम्हें दे सकते हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए और गुहान को ब्लेम करने लगे कि वो नेशनल ट्रायल को एक मजाक समझ रहे हैं। आखिर पास्ट के कैंडिडेट्स को काफी स्क्रूटनी के बाद सिलेक्ट किया जाता था और उसने इतना इंपॉर्टेंट स्लॉट एक नए बंदे को ऑफर कर दिया। जब मैं इससे कंफ्यूज था तो गुहान ने एक्सप्लेनेशन दिया। पता चला कि सो कॉल्ड नेशनल ट्रायल असल में दुनिया के 23 देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक सुपर रीजन था। हर 3 साल में हर देश अपनी तरफ से 25 साल से कम उम्र के एक रिप्रेजेंटेटिव को ट्रायल रीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजता था। एक बार अच्छी परफॉर्मेंस मिलने पर न केवल दुर्लभ आइटम्स मिलते थे, बल्कि नेशनल लेवल मास्टर बनने का एलिजिबिलिटी भी मिलता था। हालांकि उसकी बात खत्म होते ही लंबे समय से बंद पड़ा सिस्टम पैनल अचानक पॉपअप हुआ, जिसने इंडिकेट किया कि दूसरा गॉड लेवल ट्रेजर मैप इश्यू हो गया है और मैप पर दिखाए गए कोऑर्डिनेट्स ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के अंदर थे। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया। पिछले गॉड लेवल ट्रेजर मैप ने मुझे ब्लैक ड्रैगन ढूंढने में हेल्प की थी, तो ये वाला भी शायद एक ड्रैगन एग हो सकता है। ये सोचते हुए मैंने ड्रैगन कैपिटल एकेडमी जाने के लिए एग्री कर लिया और साथ ही गुहान के सामने एक डिमांड रखी। जल्द ही 4 दिन बाद का समय आ गया। आंटी को कहते सुनकर कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उस जगह को छोड़ देगी जहां वो 20 सालों से ज्यादा रही थी, मैंने मुड़कर आंटी से कहा कि हमारे पास अब बहुत सेविंग्स हैं, हम जहां भी जाएंगे अच्छे से रहेंगे। मेरी गुहान से रखी डिमांड को याद करते हुए, जो ड्रैगन कैपिटल एकेडमी में उसे एक एन्चेंटमेंट कुक के रूप में एडमिट करने की थी, आंटी भी मेरी बाहों में रोने लगी। चिंचू और ताओजी के आने के बाद सब लोग ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद प्रिंसेस हम पहुंच गए की आवाज अचानक कानों में पड़ी। ध्यान से देखने पर पता चला कि छोटी प्रिंसेस जिनजू भी वहां आई थी। उसकी दुश्मनी भरी नजरों को देखकर मुझे लगा कि वो सचमुच मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है और चेन त्यांजी ने पार्क जोंग सेंग के रोकने के बावजूद कहा, क्या वो जांगहाई सिटी का ड्रैगन मास्टर है? मुझे देखने दो कि इस लड़के में कितनी स्ट्रेंथ है। लेकिन जिनजू ने उसे रोक दिया। याद रहे कि उनके पास अब रुअन चंगफेंग का प्रोटेक्शन नहीं था। अगर वे स्कूल के गेट पर फाइट करते हैं तो उन्हें 100% वापस भेज दिया जाएगा। जब सब लोग सोच रहे थे कि जिनझू यहाँ क्यों आई, तभी पीछे से गुहान की आवाज आई। सोचा नहीं था कि तुम दोनों ड्रैगन मास्टर्स एक साथ आओगे, लेकिन लगता है तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो। ये सुनकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे अलावा नैन प्रोविंस का सेकंड प्लेसर चेन त्यांजी भी एक ड्रैगन मास्टर था। और चेन त्यांजी ने क्रूर नजरों से कहा, जल्द ही इस दुनिया में सिर्फ एक ही ड्रैगन मास्टर बचेगा। शुरू हो गया। ड्रैगन कैपिटल एकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी आखिरकार ऑफिशियली शुरू हो गया और ड्रैगन मास्टर के स्टेटस के साथ मैं न केवल पूरी जगह का फोकस बन गया, बल्कि एकेडमी में किसी भी नए स्टूडेंट के चैलेंज को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता था। इस रूल के अंडर पहला अनल की इंसान होंगवू निकला। हुआ ये था कि मस्ती करने वाले शाओ ये को एमरल्ड ड्रैगन से बदला लेने के बाद मुझे उन दोनों के झगड़े में पूरी रात बितानी पड़ी। अगले दिन नए स्टूडेंट्स की एंट्रेंस असेंबली के रास्ते में चिन क्यू ने मुझे बताया कि लाइफ प्रोफेशंस और बैटल प्रोफेशंस को अलग किया गया था, इसलिए आंटी लाइफ प्रोफेशन होने की वजह से असेंबली में अटेंड करने के लिए दूसरी जगह गई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं आंटी की एग्जैक्ट लोकेशन पूछता, सामने से एक सरप्राइज्ड आवाज आई, सब लोग जल्दी देखो, 2 और ब्यूटीज आई हैं। अगर मैं ऐसी ब्यूटी का बॉयफ्रेंड बन सकूं तो मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए स्ट्रीट पर जाने को भी तैयार हूं। ये सुनकर चिंचू और ताओजी के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्हें लगा कि इन लोगों का दिमाग खराब है। कुछ ही देर में सब लोग असेंबली की डेस्टिनेशन पर पहुंच गए।
चूंकि हिडन प्रोफेशंस को आगे बैठना था, टाइयोजी को अनविलिंगली टीम छोड़नी पड़ी, लेकिन वो मन ही मन शिकायत कर रही थी कि स्कूल का ऐसा करना असल में लू फैन और किन क्यू को साथ लाने का मौका दे रहा था। उसी समय मुझे अचानक एहसास हुआ कि कोई मुझे बुरी नजरों से देख रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि वो वही इंसान थी जिसने एग्जाम ट्रायल के दौरान नंबर 1 का टाइटल जीतने का दावा किया था, यानी क्यूगोंग मास्टर होंगवू। इसलिए मैंने पोलाइटली उसकी तरफ देखकर विश किया। एग्जाम खत्म होने के समय प्रिंसिपल के कहे वर्ड्स को याद करते हुए, तुम सिर्फ 80,000 पॉइंट्स के साथ टॉपर बनना चाहती हो, तुम्हें जाकर लिस्ट में अपने और लू फैन के बीच का गैप देखना चाहिए। होंगवू गुस्से में आ गई और उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वो प्रिंसिपल के सामने खोई हुई अपनी रिस्पेक्ट वापस हासिल करेगी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था और भीड़ में फिर से एक जाना पहचाना चेहरा देखा। मुझे झिझक के साथ सीट पर बैठी ब्यूटी को विश करते देखकर चिंच्यू ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जब मैं चिंक्यू को उसकी आइडेंटिटी समझा रहा था, स्टेज पर से आवाज आई जिसने सबको शांत रहने का ऑर्डर दिया। आने वाले इंसान ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैं ड्रैगन कैपिटल एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल हूं और बैटल कॉलेज के मैजिक डिपार्टमेंट का वाइस प्रोफेसर भी हूं। तुम लोग मुझे जाओ यूमिंग बुला सकते हो। फिर गुहान ने सबको एक एक कार्ड दिया। जाओ यूमिंग से पता चला कि यह कार्ड न केवल ड्रैगन कैपिटल एकेडमी में फ्री एंट्री का आई कार्ड था, बल्कि सभी स्टूडेंट्स के पर्सनल पॉइंट्स स्टोर करने के काम भी आता था। ये पॉइंट्स एकेडमी की करेंसी थे, जिनका यूज स्कूल द्वारा दिए गए रीजंस को अनलॉक करने और वेपन्स जैसे आइटम्स खरीदने के लिए किया जा सकता था। रही बात सबके इनिशियल पॉइंट्स की, तो वे एग्जाम ट्रायल के स्कोर्स से आए थे। तभी एक स्टूडेंट ने सवाल उठाया कि हर रीजन के एग्जाम ट्रायल की डिफिकल्टी अलग थी और स्कूल का ऐसा करना कुछ नए स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर होगा। इस पर जाओ यूमिंग ने एक्सप्लेनेशन दिया कि एग्जाम स्कोर्स हर प्रांत के डिफिकल्टी कोफिशिएंट के बेस पर फेयरली कैलकुलेट किए गए थे। ये सुनकर मैंने हाथ में मौजूद कार्ड की तरफ देखा। लगता है ये 13,000 पॉइंट्स ही ड्रैगन कैपिटल एकेडमी में मेरी पूरी फंडिंग होने वाले थे। लेकिन तभी जाओ यूमिंग ने आगे कहा, तुम्हारे हाथ में मौजूद पॉइंट्स टेम्परेरी हैं। 1 महीने बाद का न्यू स्टूडेंट असेसमेंट तुम्हारे पॉइंट्स दोबारा डिसाइड करेगा और असेसमेंट के टॉप 30 स्टूडेंट्स को चिंगयन क्लास में एंटर करने की एलिजिबिलिटी मिलेगी। ये 30 लोग न केवल सीक्रेट रीजंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि स्पेसिफिक स्किल्स और स्पेशल इक्विपमेंट भी रिडीम कर सकते हैं। यहां तक कि उन्हें विला एरिया में शिफ्ट होने का राइट भी मिलता है। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। आखिर नंबर 1 होने के नाते मेरे पास चिंगयन क्लास में एंटर करने की एलिजिबिलिटी थी, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। जब मैं सोच रहा था, जो यूमिंग ने फिर से एक शॉकिंग न्यूज अनाउंस की। वो ये थी कि कोई भी स्टूडेंट चिंगयन क्लास के मेंबर्स को चैलेंज कर सकता है। अगर चिंगयन क्लास का मेंबर हार जाता है तो उसे अपनी सीट चैलेंजर को देनी होगी और चिंगयन क्लास के मेंबर्स चैलेंज को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही स्क्रीन रुकी, जाओ यूमिंग ने कहा कि फिलहाल चिंगयन क्लास में 30 मेंबर्स हैं और एग्जाम रैंकिंग के हिसाब से मेरा नाम पहली लाइन में था। ये देखकर सब लोग बातें करने लगे। सबने माना कि ये ड्रैगन मास्टर भी चेन तियांजी की तरह ही था, जिसने किसी पावरफुल अर्थ ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। बेशक इसने चेन तियांजी का ध्यान भी अट्रैक्ट किया, लेकिन चूंकि जिनजू को अब भी मेरी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का पता नहीं था, उसने पहले सिचुएशन समझने और फिर मौका ढूंढने का डिसाइड किया। अच्छी बात यह थी कि ये अटेंशन ज्यादा देर नहीं टिका। जैसे ही एंट्रेंस असेंबली खत्म हुई, मैंने चिंचू के सामने एकेडमी के रीजंस को समझने का प्रपोजल रखा और क्याओकुई को अपग्रेड करने के लिए सही रीजन ढूंढने का प्लान बनाया। लेकिन अचानक पीछे से किसी ने मुझे रोका। होंगवू ने हाथ लहराया। लू फैन, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं। अभी वाइस प्रिंसिपल ने कहा था कि टॉप 30 मेंबर्स चैलेंज रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अगर तुम्हारे पास सचमुच स्ट्रेंथ है तो मुझसे फाइट करो। उसके इस मूव ने तुरंत जिनजू का अटेंशन अट्रैक्ट किया, साथ ही गुहान और जो यूमिंग का भी। हालांकि होंगवू की नजर में ऐसा ड्रैगन मास्टर, जिसका न तो एग्जाम वीडियो देखा जा सकता था और न ही स्कोर, उसने निश्चित रूप से ढेर सारे कचरा अर्थ ड्रैगन्स को समन करके ही वीडियो पास किया होगा। जब तक वो उसकी मैन बॉडी को टारगेट करेगी, वो इस फाइट को आसानी से जीत लेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मुझे भी दूसरों को बेवकूफ बनाने से रोकने के लिए एक फाइट की जरूरत थी, ताकि आगे और लोग प्रॉब्लम क्रिएट न करें। इसलिए मैंने 200 पॉइंट्स का बेट लगाकर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जिनजू ने यह देखकर तुरंत चेन तियांजी से कहा, तुम्हें लू फैन के हर मूव पर नजर रखनी होगी। आखिर ये हमारी स्ट्रेंथ चेक करने का अच्छा मौका है। दूसरी तरफ चिंचू ने देखा कि टाओजी को इस फाइट पर भरोसा नहीं था, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने लू फैन की फाइट नहीं देखी है, थोड़ी देर में ज्यादा हैरान मत होना। दोनों की बातचीत के दौरान ही होंगवू ने अपनी स्किल चार्ज कर ली थी, तो ये फाइट किस तरह सबको हैरान करने वाली थी। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फ्लाइंग ड्रैगन श्याओ ये के बाद आखिरकार मैंने दूसरे बेबी ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसकी एबिलिटी न केवल डरावनी थी, बल्कि उसने मौके पर ही श्याओ ये को नीचा दिखा दिया। हुआ ये था कि होंगवू के चैलेंज करने के बाद मैंने गुहान से कहा
कि रास्ते में सब लोग थक गए थे और उसे हमें पहले आराम करने की जगह ले जाने को कहा। इस पर जिंजू ने एक धमकी दी, हम देख लेंगे। गुहान से पता चला कि टॉप 30 मेंबर्स को विला में रहने का राइट था। ये सुनकर कि पास का विला चेन तियानजी का घर था, मैंने भी अनजाने में गुहान की बताई डायरेक्शन में देखा। अगर मेरा अंदाजा सही था तो चेन तियानजी ने अपनी डिग्निटी बेचकर जिनझू की कंडीशंस एक्सेप्ट की होंगी। जब चिंचू ने पूछा कि उनका घर कहाँ है, तो गुहान ने समझाया कि उनके स्कोर्स टॉप 30 में नहीं थे, इसलिए वे सिर्फ नॉर्मल हॉस्टल में ही चेक इन कर सकते थे। तभी आंटी ने मेरी आर्म पकड़ी और पूछा, क्या हम सब लू फैन के साथ रह सकते हैं? इस बात ने पास खड़े किन क्यू का चेहरा लाल कर दिया, जबकि गुहान ने थोड़ा सोचने के बाद रिप्लाई दिया कि स्कूल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि रहने वाले इंसान को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। आंटी को उम्मीद भरी नजरों से देखते देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मना कर सकूं। फिर आंटी ने दोनों को खींचकर कहा, जब इसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम साथ ही रहेंगे, आखिर इससे रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। ये देखकर मुझे मजबूरी में दोनों को इनवाइट करना पड़ा और बहाना बनाया कि हॉस्टल एरिया यहां से बहुत दूर है, वहां जाने में कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे। ये सुनकर दोनों लड़कियां शर्म से लाल हो गईं, लेकिन टाइयोज ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, साथ रहना अपनी जगह है, लेकिन तुम कोई गलत इरादा मत रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उसी समय मेरे कान में सिस्टम की आवाज गूंजी, जिसने इंडिकेट किया कि मैं अब ट्रेजर मैप की लोकेशन के बहुत करीब था। इसलिए मैंने गुहान से पूछा कि पास के विला में कौन रहता है। ये जानने के बाद कि वहां दूसरे रीजन से आई एक लड़की रहती है, मैंने आंटी से कहा कि वे पहले आराम करें, मुझे अपनी नई नेबर से मिलने जाना है। आंटी ने सोचा कि मैं आखिरकार समझदार हो गया हूं और बोली, मैं समझती हूं, लेकिन जाते समय उसके लिए कोई गिफ्ट ले जाना मत भूलना। जबकि टाइयो जी मन ही मन गुस्सा थी, मैंने तुम्हें गलत समझा, हमारे साथ रहने के बावजूद तुम नेबर से बात करने की सोच रहे हो। कुछ ही देर में मैं आंटी का बनाया केक लेकर उसके घर का डोर खटखटा रहा था। लड़की के ठंडे चेहरे को देखकर मैंने जल्दी से गिफ्ट दिया और एक्सप्लेन किया कि मैं बगल का नया नेबर लू फैन हूं और सिर्फ फ्रेंडशिप करने आया हूं। हवा अचानक शांत हो गई, लेकिन थोड़ी देर की खामोशी के बाद लड़की ने गिफ्ट ले लिया और अपना नाम जियान यिंग बताया। उसे देखकर लगा कि वो मुझे अंदर इनवाइट करने का प्लान नहीं बना रही थी, इसलिए मैंने प्यास लगने का बहाना बनाया और पानी मांगने अंदर जाने की कोशिश की। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने साफ बहाने के बावजूद जियान यिंग ने बिना किसी हेजिटेशन के रास्ता दे दिया। जैसे ही जियान यिंग ने डोर बंद किया, उसने पाया कि मेरे पीछे की इमेज गायब हो चुकी थी और मैं सिस्टम के दिए क्लूज के हिसाब से रूम में दौड़ रहा था। बस जल्द से जल्द खजाना ढूंढना चाहता था। हालांकि रूम के लेआउट से अनजान होने की वजह से मैं न केवल उसके बेडरूम में गया, बल्कि उसके वॉशरूम में भी चक्कर लगा आया। अच्छी बात यह थी कि आखिरकार मुझे सेकंड फ्लोर के एक रूम में अपनी मनचाही चीज मिल गई। फैक्ट्स बिल्कुल मेरी सोच के हिसाब से निकले। इस बार का खजाना एक लाइट ग्रीन ड्रैगन एग था। ड्रैगन एग मिलते ही मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागा। जियान यिंग के पास से गुजरते समय मैंने जोड़ा, अरे सॉरी, मुझे अब प्यास नहीं लग रही है, कल नए स्टूडेंट्स की असेंबली में मिलते हैं। शुरू में जियान यिंग कंफ्यूज थी, लेकिन जब वो अपने बेडरूम में आई तो इस कंक्लूजन पर पहुंची कि आज उसका पाला किसी सनकी से पड़ा था। जल्द ही रात हो गई। श्याओ ये इस नए ड्रैगन एग को ध्यान से घूर रहा था। श्याओ ये के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के सीन की तरह ही ड्रैगन एग में कई क्रैक्स बनने लगे। अगले ही सेकंड ड्रैगन एग से लाइट ग्रीन लाइट निकली और एक जेम जैसा बेबी ड्रैगन सामने आ गया। पैनल से पता चला कि यह बैटल टाइप ड्रैगन नहीं था, बल्कि 600 से ज्यादा मेंटल पावर वाला सपोर्ट टाइप था। उसकी एबिलिटी न केवल 3 बार डैमेज ब्लॉक कर सकती थी, बल्कि श्याओ ये और मेरे सभी बोनस को डबल भी कर सकती थी। यानी एग्जाम के समय श्याओ ये का 6000 का मेंटल एट्रीब्यूट एमरल्ड ड्रैगन की लाइट स्किल से सीधे डबल होकर 12000 हो सकता था और एमरल्ड ड्रैगन इक्विपमेंट को खाकर खुद को और मजबूत भी कर सकता था। सोचना भी मुश्किल था कि वो आगे चलकर किस लेवल तक ग्रो करेगा। ये सोचते ही मैंने पास खड़े बेबी ड्रैगन की तरफ देखा और उसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचने का प्लान बनाया। लेकिन इस समय श्याओ ये मस्ती के मूड में था और अंडे के छिलके से नए बेबी ड्रैगन को तंग कर रहा था। इससे पहले कि श्याओ ये ज्यादा मस्ती कर पाता, एमरल्ड ड्रैगन ने सीधे उसे काट लिया। ये देखकर मैंने तुरंत उस छोटे ड्रैगन को गोद में उठा लिया। याद रहे कि श्याओ ये का मूड भी खराब रहता था, अगर वे लड़ने लगे तो पूरा विला बर्बाद हो जाएगा। तो आज से तुम्हारा नाम श्याओ फिर रहेगा, ठीक है? थप्पड़ पड़ गया। एक ड्रैगन मास्टर होने के नाते मुझे क्यूगोंग मास्टर होंगवू का चैलेंज फेस करना पड़ा, लेकिन मैंने सिर्फ ड्रैगन मास्टर की स्ट्रेंथ का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया और होंगवू को एक बार फिर थप्पड़ खाना पड़ा, यहां तक कि उसने ताओजी को अपनी छोटी बहन बनने पर मजबूर कर दिया। बात यह थी कि होंगवू के मुझे चैलेंज करने के बाद उसने सबसे पहले अपनी स्किल ची स्ट्राइक एक्टिवेट की और मेरी तरफ लपकी, लेकिन उसकी उम्मीदों के उल्टे मेरी इमेज उसके सामने से गायब हो गई।
अगले ही सेकंड होंगवू ने पीछे से एक आवाज सुनी, मैंने सुना है कि चीगोंग मास्टर की स्किल्स क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों हो सकती हैं। क्या यही तुम्हारी पूरी पावर है? मुझे 2.5 मीटर दूर हाथ हिलाकर अटैक करने का इशारा करते देखकर होंगवू का माइंड हिल गया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि सामने वाला दूसरा टर्न मैच का फ्लैश स्किल कैसे यूज कर रहा था। फिर भी वो गुस्से में चिल्लाई, लू फैन, तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते हुए उसने सीधे क्यूगोंग मास्टर की एक्सक्लूसिव स्किल वेव पंच एक्टिवेट कर दी। मुझे बैटलफील्ड में इधर उधर डॉज करते देखकर होंगवू ने ठंडी स्माइल दी। उसकी नजर में जब तक वो मुझे ड्रैगन पेट को समन करने से रोकती रहेगी, वो इस फाइट को आसानी से जीत सकती थी। लेकिन होंगवू के माइंड में ये थॉट आते ही उसने अचानक पाया कि मैं उसके सामने आ चुका था। संभलते हुए होंगवू ने कॉन्फिडेंटली अपनी डिफेंसिव स्किल एक्टिवेट की, ये सोचते हुए कि अगर इस अटैक में 280 पॉइंट्स की पावर नहीं हुई तो उसकी शील्ड नहीं टूटेगी। लेकिन अगले ही पल उसकी शील्ड सीधे एक किक से टूट गई। खून की उल्टी करने तक उसे समझ नहीं आया कि वो इतनी बुरी तरह क्यों हारी। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। सीधे कहने लगे कि क्या यही नैन प्रोविंस के टॉपर की स्ट्रेंथ है? बिना ड्रैगन पेट को समन किए ही उसने क्यूगोंग मास्टर को आसानी से हरा दिया। और साइड में खड़ी जिंजू ने चेन तियनजी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है लू फैन को हराने के कितने चांसेस हैं? चेन तियनजी ने बिना सोचे रिप्लाई दिया, सिर्फ उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ को देखें तो मेरे पास सिर्फ 30% चांस है, लेकिन अगर इसमें प्रिंसेस आपकी एनहेंसमेंट स्किल जोड़ दी जाए तो मुझे लगता है जीतने का चांस 70% के आसपास होगा। और विनर होने के नाते मैंने होंगवू से कहा, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी नहीं है, मैंने तो अभी अपनी पूरी पावर भी यूज नहीं की थी और तुम नीचे गिर गई। फिर मैंने कार्ड निकाला और 200 पॉइंट्स ट्रांसफर कर लिए। लेकिन जब होंगवू ने पैनल पर दिखाए गए पॉइंट्स की गिनती देखी तो वो दंग रह गई। आखिर पॉइंट्स कैलकुलेशन रेशियो के हिसाब से वो पूरे 1.3 मिलियन का एग्जाम स्कोर था। प्रिंसिपल के कहे वर्ड्स को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बेवकूफ थी जो सिर्फ 80,000 पॉइंट्स के साथ ऐसे मॉन्स्टर को हराने की सोच रही थी। कुछ देर बाद रीजन हॉल में जब आंटी ने पूछा कि क्या मुझे फाइट में चोट लगी है, तो मैंने उसे पूरी तरह बेफिक्र रहने को कहा। जबकि तौजी किन-क्यू के सामने मेरी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रही थी। दोनों को बातें करने से रोकने के लिए मैंने रीजन इन्फॉर्मेशन निकाली और सबको देखने का इशारा किया और समझाया कि मैंने स्कूल के दिए सभी रीजंस चेक किए हैं। फिलहाल पॉइजन पर्ल फॉरेस्ट हमारी टीम के लिए लेवल अप करने के लिए सबसे सही है। आंटी ने अपना डाउट सामने रखा और कहा कि भले ही वो सिर्फ नंबर्स पूरे करने आई हैं, लेकिन इस कॉपी में एंटर करने के लिए कम से कम 5 लोग तो चाहिए ही होंगे। जब मैं सोच रहा था कि किसे टीम में लिया जाए, तब केन क्यू ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर पीछे देखने को कहा। वहां जानिंग भी यूनिवर्सिटी के सीक्रेट रियल्म की डिटेल्स देख रहा था। केन क्यू ने बताया कि ओवरऑल रैंकिंग में ये बंदा 2nd नंबर पर है, तो इस कॉपी में उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने आगे बढ़ा। हालांकि उसके अजीब एक्सप्रेशन से साफ लग रहा था कि ड्रैगन एग ढूंढने के टाइम जो हुआ, उसे लेकर वो मुझे बहुत बड़ा गलतफहमी में ले बैठा है। फिर भी मैंने उसे साथ में टीम बनाने की बात कह दी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जियानिंग ने वही नफरत भरी नजरों से घूरते हुए 3 वर्ड्स कहे, बहुत बड़े ठरकी। ये सुनते ही तीनों लड़कियां अलर्ट मोड में आ गईं और सोचने लगीं कि मैंने पक्का कोई घटिया हरकत की होगी, तभी वो ऐसा रिएक्शन दे रहा है। खुद को सही साबित करने के लिए मैं तुरंत आगे बढ़ा और समझाया कि मैं एकदम नॉर्मल इंसान हूं। फिर मैंने जियानिंग को बताया कि पॉइजन पिग फॉरेस्ट में जाने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, इसीलिए मैं उसे इनवाइट कर रहा हूं। मुझे लगा था वो मना कर देगा, पर उसने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। काम बनते ही तीनों लड़कियां भी मुझे ठरकी कहे जाने वाली बात भूल गईं। जब मैंने जियानिंग के सीक्रेट रियल्म के पॉइंट्स पे करने की बात कही, तो उसने सीधे अपना कार्ड स्वाइप किया और पोर्टल के अंदर चला गया। उसके लगभग 9,000 पॉइंट्स देखकर मैं सोच में पड़ गया। अगर यूनिबेई प्रोविंस के एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कम भी हो, तब भी उसका एग्जाम स्कोर कम से कम 8 लाख से ऊपर ही रहा होगा। खैर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम छोटे वाले का लेवल बढ़ाना था और हमारी मंजिल उस जंगल के ठीक सामने थी। लो आ गया, आखिरकार मेरा एमराल्ड ड्रैगन पहली बार पॉइजन पिग फॉरेस्ट में आ ही गया। उसने न सिर्फ ताओजी को एक डेडली अटैक से बचाया, बल्कि अपनी जबरदस्त सपोर्ट एबिलिटी से वहां मौजूद सभी लोगों का माइंड ब्लो कर दिया। दरअसल जियानिंग को टीम में शामिल करने के बाद पूरी टीम पॉइजन पिग फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने निकल पड़ी थी। जब ताओजी ने पूछा कि मैंने फियर डिफिकल्टी मोड क्यों चूज किया, तो मैंने बताया कि ड्रैगन कैपिटल यूनिवर्सिटी के बाकी सभी सीक्रेट रियल्म के मुकाबले इस जगह सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। तभी आंटी ने बात काटते हुए कहा कि जब सब लोग लेवल अप करने ही आए हैं, तो उनके पास शेयर करने के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है। आंटी ने बताया कि ये बिस्किट खाने के बाद 3 घंटे के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने का रेट 20% बढ़ जाता है।
एक एन्चेंटमेंट शेफ होने के नाते उन्होंने पहली बार में ही पूरे 2.5 किलो बिस्किट बना लिए थे। फिर आंटी ने आगे चल रहे जियानिंग को रोका और उसे भी टेस्ट करके देखने को कहा। सामने आए बिस्किट्स को देखकर जियानिंग ने पूछा, लास्ट टाइम उस थर्की ने जो केक दिया था वो भी आपने ही बनाया था क्या? आंटी ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि अगर उसे पसंद आए तो वो जब चाहे विला नंबर 1 में आ सकता है। आंटी और कनक्यू के इतने फ्रेंडली नेचर को देखकर उस एटीट्यूड वाले जियानिंग के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। तभी मुझे पास में कुछ अजीब साउंड सुनाई दी, तो मैंने तुरंत सबको अलर्ट किया कि किसी मॉन्स्टर ने हमें स्पॉट कर लिया है। सामने देखा तो 40वें लेवल की एक ब्लैक स्प्रिट कैट खड़ी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ताओजी कनक्यू के रोकने के बावजूद अकेले ही आगे कूद पड़ी। मुझे लगा कि इस लेवल के मॉन्स्टर को हराना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने हाथ हिलाकर सबको बेफिक्र होकर फाइट करने को कहा और बोला कि बाकी की प्रॉब्लम मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर जियानिंग ने आंखें गड़ाकर सोचा, क्या ये बंदा अपने ड्रैगन को बुलाने वाला है? और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। एक तेज ड्रैगन की गूंज के साथ एमराल्ड ड्रैगन बाहर आ गया। जब मैं ड्रैगन को अपने सिर के ऊपर नौटंकी न करने की हिदायत दे रहा था, आंटी और कनक्यू का मुंह खुला का खुला रह गया। वो चिल्लाई कि ये ड्रैगन कहां से आया और उन्होंने ऐसा ड्रैगन पहले कभी क्यों नहीं देखा। दूसरी तरफ ताऊजी का ध्यान भी ड्रैगन ने खींच लिया, पर उसे लगा कि ये उसके इमेजिनेशन वाले ड्रैगन से काफी अलग है। लेकिन ताऊजी के ध्यान भटकने की वजह से उस ब्लैक स्पिरिट कैट ने अपनी पूंछ सीधे उसकी तरफ घुमा दी। ये देखते ही मैंने तुरंत ड्रैगन को एमराल्ड लाइट यूज करने का ऑर्डर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ ताऊजी पीछे जा गिरी। कनक्यू जैसे ही उसकी चोट देखने आगे बढ़ी, ताऊजी ने हैरान होकर कहा, क्या किसी चीज ने मुझे अटैक से बचाया? असल में ड्रैगन की एमराल्ड लाइट स्किल न सिर्फ टारगेट को 3 बार अटैक से बचा सकती थी, बल्कि सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हटाकर 30% तक स्टैट्स भी बढ़ा देती थी। जब मैंने उस स्किल के बारे में समझाया तो कनक्यू एक बार फिर ड्रैगन रेस की पावर देखकर हैरान रह गई। ये तो सिर्फ एक बेबी ड्रैगन था, फिर भी इसकी एबिलिटी सेकंड ट्रांसफर वाले क्लैरिक से कहीं ज्यादा थी। जब वो दोनों सोच ही रही थीं, तभी ब्लैक स्पिरिट कैट ने फिर से अपना मुंह खोला और अटैक करने आई। इस पर मैंने तुरंत ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड निकाली ताकि फाइट खत्म कर सकूं। पर मेरी उम्मीद से हटकर एक चमकदार रोशनी बहुत तेज स्पीड से निकलकर गई और सीधे उस बिल्ली के सिर के आर पार हो गई। ये सब करने के बाद जियानिंग ने कहा, टाइम वेस्ट मत करो, हमें मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। जॉब में सेकंड रैंक वाले स्वॉर्ड्समैन की ये यूनिक फाइटिंग स्टाइल देखकर मैं मन ही मन उसकी तारीफ के बिना नहीं रह सका। लेकिन अचानक जियानिंग ने अपने वेपन से दोबारा अटैक कर दिया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ, मैं चिल्लाया, आंटी नीचे झुको। बेचारी आंटी को कुछ समझ नहीं आया और वो पूरी तरह कंफ्यूज थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पीछे से क्या डेंजर आ रहा है। किस्मत से जैसे ही मैंने आंटी को नीचे गिराया, जियानिंग के अटैक ने पीछे से आ रहे मॉन्स्टर के डंक को काट दिया। पैनल से पता चला कि इस मॉन्स्टर का नाम सिल्वर आर्मर स्पाइडर था। ये लगातार चुभने वाले अटैक्स करने के अलावा आर्मर पियर्सिंग अटैक्स को भी झेल सकता था। मतलब जियानिंग का वेपन इस पर काम नहीं करने वाला था। अभी मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि जियानिंग तेजी से आगे बढ़ा। जब वो मॉन्स्टर का डिफेंस नहीं तोड़ पाया तो बिना देर किए मैं भी फाइट में कूद पड़ा। मेरी करंट पावर के साथ इस सिल्वर आर्मर स्पाइडर को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही वो मॉन्स्टर मरा, जियानिंग ने सामने देखते हुए कहा, हल्के में मत लो, यहाँ सिर्फ एक मकड़ी नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने 2 और वेपन्स निकाले और वार्निंग दी कि यहाँ सिर्फ सिल्वर आर्मर स्पाइडर ही नहीं, उनका बॉस ब्लैक नेट हंटर भी पास में ही है। जियानिंग की नजरों का पीछा करते हुए देखा तो अंधेरे में से एक छोटी सी परछाई धीरे धीरे बाहर आ रही थी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सेवाएं जारी रखने के लिए कृपया अभी इस वीडियो पर लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके 401 कमेंट्स पूरे करें। अगर 401 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।